हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। तो खैर हम लोग इस लेक्चर में सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का एक एक एनसीईआरटी का लाइन करेंगे। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन रहेगा। और तो और एनटीए का कराया हुआ जितना भी पीवाईक्यू है 2019 से लेके 2026 के रीनीट तक का, वो सारा इसके अंदर मार्क किए हुए हैं। कुछ और चीज़ देख लो कि इसके अंदर पीवाईक्यू जो है वो इस कलर के पेन से मार्क्ड है, और शॉर्ट नोट्स भी इंक्लूडेड रहेगा। और ग्रीन पेन से जो हम हाईलाइट किए हैं उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यानी कि ऐसा चीज़ जो भले ही पीवाईक्यू में नहीं आया लेकिन इंपॉर्टेंट है, इन फ्यूचर में भी आ सकता है। और येलो पेन से एक ऐसा चीज़ हम मार्क किए हैं जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपके पास टाइम रहता है तो आप उसको ज़रूर पढ़िए, ठीक है। एक बार तुम पीडीएफ देख लो किस लेवल का पीडीएफ है, ठीक है। इसके अंदर एक एक लाइन करके एक एक चीज़ समझ आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। लिखा है, आर यू अवेयर दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट द लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल। तुम जानते हो क्या कि हर ऑर्गेनिज्म, इवन द लार्जेस्ट, जो सबसे बड़ा भी है, वो भी अपने एक सिंगल सेल से लाइफ स्टार्ट करता है। यू मे वंडर हाउ अ सिंगल सेल देन गोज ऑन टू फॉर्म सच अ लार्ज ऑर्गेनिज्म। तुम सोचोगे एक छोटा सा सेल, एक छोटा सा सिंगल सेल इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म कैसे बन जाता है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स। यानी ग्रोथ होना, यानी सेल का साइज छोटा से बड़ा हो जाना, एंड रिप्रोडक्शन यानी अपना क्वांटिटी बढ़ाना, आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स, ये सेल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है। इन नीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी अगर सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स है तो ऑब्वियसली लिविंग ऑर्गेनिज्म का भी कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या चीज़ से बना है, वो भी सेल ही से बना है। ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू। हर सेल जो है रिप्रोड्यूस करता है दो टुकड़ों में बट के, with each parental cell giving rise to two daughter cells each time they divide। जिसमें एक पेरेंटल सेल जो है वो दो डॉटर सेल को राइज देता है हर बार डिवाइड करता है। अब तुम एक चीज़ देखो, यहाँ पर देखो, एक सेल ऐसे करके है, वो डिवाइड हुआ और ऐसा दो दो सेल बन गया है ना। अब तुम सोचोगे कि सर सेल का क्वांटिटी एक था अब दो हो गया, तो ये तो एक्चुअली में मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो सर आप डिवाइड क्यों बोल रहे हैं। तो इसका एक्चुअली मीनिंग ये होता है, अगर हिंदी में बोला जाए तो इसका मीनिंग ये होता है, सेल डिवाइड करता है ताकि वो मल्टीप्लाई हो सके। अगर इंग्लिश में बोला जाए तो उसको बोलेंगे सेल्स डिवाइड सो दैट दे कैन मल्टीप्लाई। समझ में आया। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना। अब देखो आगे, दीज न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स कैन दमसेल्व्स ग्रो एंड डिवाइड। अब ये जो नया नया डॉटर सेल्स बना, ये खुद भी ग्रो और डिवाइड कर सकता है, गिविंग राइज टू अ न्यू सेल पॉपुलेशन दैट इज फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ अ सिंगल पेरेंटल सेल। एक नया सेल का पॉपुलेशन बन जाएगा। कैसे बनता है, ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ अ सिंगल पेरेंटल सेल, एक सिंगल पेरेंटल सेल का ग्रोथ एंड डिवीजन से, और सिंगल पेरेंटल सेल और उसके प्रोजेनी एंड इट्स प्रोजेनी। प्रोजेनी मतलब क्या होता है, उसका जो वंशज होता है, जो बाल बच्चा कह सकते हो सेल का, ठीक है। यानी क्या लिखा है, ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ अ सिंगल पेरेंटल सेल एंड इट्स प्रोजेनी। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरी वर्ड्स में कहा जाए, such cycles of growth and division allow a single cell to form a structure consisting of millions of cells। दूसरे वर्ड्स में कहा जाए तो ग्रोथ एंड जो डिवीजन का जो साइकिल होता है, उसके वजह से एक सिंगल सेल जो है वो एक ऐसा बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसके अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स होता है। सेल साइकिल। सेल साइकिल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी सेल साइकिल एक बहुत ज़रूरी प्रोसेस होता है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ अ सेल, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ ऑल्सो टेक्स प्लेस। यानी सेल ऐसे ही बस डिवाइड होते नहीं चला जाता है, उसका डीएनए भी रेप्लिकेट करता है और सेल जो है वो ग्रो भी करता है। ऑल दीज प्रोसेसेस, यानी हर जो प्रोसेसेस है, जैसे कौन कौन सा प्रोसेस, सेल डिवीजन हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया एंड सेल ग्रोथ हो गया, हेंस हैव टू टेक प्लेस इन अ कोऑर्डिनेटेड वे। एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए उसके अंदर, एक के बाद एक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कभी भी रैंडम हो गया। क्यों, टू इंश्योर करेक्ट डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल्स। क्यों, क्योंकि वो करेक्ट डिवीजन हो सके और फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल्स एक करेक्ट तरीका से हो सके। कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम्स, यानी उसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल्स है वो काफ़ी इंटैक्ट होना चाहिए, यानी कि एक प्रॉपरली डिवाइड होते रहना चाहिए। कुछ भी रैंडमली हो गया तो डिजीजेस आ जाएगा। अब आगे पढ़े क्या लिखा है, लिखा है द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम। जो सीक्वेंस होता है इवेंट्स का, जिसमें क्या होता है, सेल जो है अपना जीनोम को डुप्लीकेट करता है, सिंथेसाइजेस द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल। यानी अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल जो होता है, बाकी सब जो होता है, सिर्फ न्यूक्लियस नहीं बल्कि जीनोम नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये सब टाइप का जो चीज़ होता है वो भी डिवाइड करता है एंड इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स, एंड इन द एंड दो डॉटर सेल्स में बन जाता है। ये पूरा जो स्टेजेस होता है, ये पूरा जो फेजेस होता है, सीक्वेंसेस होता है, इसको हम लोग सेल साइकिल बोलते हैं।
ठीक है। हम लोग अभी तक क्या पढ़ लिए कि देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स क्या हो गया, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन हो गया, ठीक है। सेल साइकिल क्या हो गया, जीनोम डुप्लीकेशन हो गया, उसके अंदर का जो सिंथेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गया वो हो गया, सेल डिवीजन हो गया, ये सारा जो चीज़ होता है ये सेल साइकिल होता है। अब आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। Although cell growth in terms of cytoplasmic increase is a continuous process, सेल ग्रोथ जो होता है इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज यानी जो उसका साइटोप्लाज्म का जो क्वांटिटी है वो बढ़ता है, अगर देखा जाए तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस, ऐसा नहीं है कि डिसकंटिन्यूअस है, नहीं। डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है अकर्स ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज ऑफ सेल साइकिल, यानी सेल ग्रोथ तो हर स्टेजेस पे होता है, लगातार होता रहता है, कंटिन्यूअसली होता रहता है, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन जो है, डीएनए सिंथेसिस जो है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेज में होता है, वो हर वक्त नहीं होता रहता है। उस स्टेज का नाम हम लोग जानते हैं क्या होता है, उस स्टेज का नाम होता है एस फेज, जिसको हम लोग सिंथेसिस फेज बोलते हैं। द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स डीएनए जो बन चुका है नया डीएनए आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर सेल्स, डॉटर न्यूक्लियाई बाय ए कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स, यानी कि डीएनए एक बार बन गया तो वो डॉटर न्यूक्लियाई में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बाय अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ड्यूरिंग सेल डिविजन। दीज इवेंट्स आर देमसेल्व्स अंडर जेनेटिक कंट्रोल, यानी ये जो इवेंट्स होता है ये भी कोई रैंडम इवेंट्स नहीं होता है, ये भी एक जेनेटिकली कंट्रोल्ड इवेंट्स होता है। सर सो इसका मतलब क्या हो गया, द सेल साइकिल इज अंडर द जेनेटिक कंट्रोल एंड इट्स अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस, राइट। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में हम लोग फेजेस ऑफ सेल साइकिल पढ़ने वाले हैं। क्या लिखा हुआ है, अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल इज इलस्ट्रेटेड बाय अ ह्यूमन सेल इन कल्चर। एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का अगर एग्जांपल लेना है ना तो हम लोग क्या लेंगे, एक ह्यूमन सेल। ह्यूमन से अच्छा यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल क्या ही हो सकता है। दीज सेल्स डिवाइड वंस इन अप्रॉक्सीमेटली एवरी 24 आवर्स, यानी ये जो सेल है ये एक बार 24 घंटा में डिवाइड करता है। However, this duration of cell cycle can vary from organism to organism, यानी ये organism to organism भी vary कर सकता है, and from also from cell type to cell type, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि ड्यूरेशन ऑफ जो सेल साइकिल है वो ऑर्गेनिज्म पे भी डिपेंड करता है और सेल के टाइप पे भी डिपेंड करता है। अब जैसे कि हम लोग यीस्ट का एग्जांपल ले, जो होता है ब्रीवर्स यीस्ट, जो बनाने में काम आता है, जो फंजाई होता है यूनिसेल्युलर फंजाई, उसका एग्जांपल ले तो लिखा है कैन प्रोग्रेस थ्रू अ सेल साइकिल इन ओनली अबाउट 90 मिनट्स। यानी कि सिर्फ 90 मिनट्स में वो एक साइकिल कर लेता है, वेयर एज जो ह्यूमन सेल था वो 24 आवर्स लेता था, तो ये 90 मिनट्स में कर लिया। अब एक चीज़ देखो क्या लिखा हुआ है, द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू बेसिक फेजेस। जो सेल साइकिल होता है उसको हम लोग दो बेसिक फेज में डिवाइड करते हैं। पहला तो हो गया इंटरफेज, जिसको हम लोग रेस्टिंग फेज बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो होता है सेल आगे के प्रोसेस के लिए तैयारी करता है। और ये जो एम फेज है जिसमें माइटोसिस फेज जिसको हम लोग बोलते हैं, यही सबसे मेन फेज होता है। इसी के अंदर जो एक्चुअल सेल डिवीजन है वो अकर होता है। अब आगे पढ़ो क्या लिखा है, द एम फेज रिप्रेजेंट्स द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर्स। समझ में आया, एम फेज यानी जिसमें एक्चुअली में माइटोसिस होता है। एंड द इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेजेस, यानी जो इंटरफेज है वो क्या हो गया, दो सक्सेसिव एम फेज के बीच का जो फेज होता है वो हो गया इंटरफेज। अब आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। It is significant to note that in the 24-hour average duration of the cell cycle of a human cell, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नोट करना कि 24 घंटा का जो एवरेज लिया जाए तो ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल होता है ना ह्यूमन सेल का 24 आवर्स, उसमें से सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट ओनली फॉर अबाउट एन आवर, मतलब कि 24 घंटा में से सेल डिवीजन जो एक्चुअली में होता है वो सिर्फ एक ही घंटा होता है। और लिखा हुआ है द इंटरफेज लास्ट मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल, यानी इंटरफेज जो है वो 95% ऑफ द ड्यूरेशन में रहता है। तो यानी कि अगर हम लोग इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखें, इस डायग्राम को देखो, इसके अंदर क्या क्या चीज़ बताया गया है। यहाँ पर से ये एक पूरा सेल साइकिल है, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक जाएगा ये सेल साइकिल। अब ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा तो ये हो गया, एक हिस्सा ये वाला हिस्सा, एक पिज्ज़ा जैसा हिस्सा है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एम फेज, ठीक है। और ये जो बड़ा सा हिस्सा है, ठीक है, ये जो बड़ा है इसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेज। इसके अंदर भी बहुत सारा फेजेस आता है जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग क्या पढ़े, इंटरफेज लास्ट मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल, तो बचा हुआ जो 5% है वो एम फेज हो गया इसमें, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, हम लोग क्या पढ़े कि इंटरफेज में 24 आवर्स का जो होता है साइकिल, उसमें से एम फेज सिर्फ 1 घंटा रहता है और बाकी जो 23 आवर्स है वो क्या हो गया, इंटरफेज हो गया। यीस्ट में देखा जाए तो वो 90 मिनट्स का होता है, उसमें से इंटरफेज जो है 95% जो टाइम रहेगा यानी 85 मिनट्स, और एम फेज जो है वो सिर्फ 5 मिनट के लिए रहता है। तो तुमको एक आइडिया मिल गया कि कितना छोटा होता है एम फेज, है ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं, कहाँ पर गया,
ये देखो, द एम फेज स्टार्ट्स विद अ न्यूक्लियर डिवीजन। एम फेज में भी दो तरह का डिवीजन होता है, एक न्यूक्लियर डिवीजन, एक होता है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो वही वही लिखा हुआ है, कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स। अब न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियसली उसके अंदर का डॉटर क्रोमोसोम ही डिवाइड करेगा, जिसका नाम हम लोग दे दिए कैरियोकाइनेसिस। एंड यूजुअली एंड्स विद द डिवीजन ऑफ अ साइटोप्लाज्म। एंड यूजुअली साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन होता है, जिसको हम लोग साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, उससे एंड हो जाता है। यहाँ पर यूजुअली लिखा है क्योंकि हर सेल में ऐसा नहीं होता है। द इंटरफेज दो कॉल्ड द रेस्टिंग फेज, द इंटरफेज दो कॉल्ड द रेस्टिंग फेज, भले ही इंटरफेज को हम लोग रेस्टिंग फेज बोलते हैं, लेकिन इट इज़ द टाइम ड्यूरिंग विच द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन। लेकिन ये एक ऐसा टाइम है जिसके अंदर सेल जो है वो एक्चुअली में डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तैयारी कर रहा है। बाई अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन, यानी सेल ग्रोथ भी कराता है और डीएनए रेप्लिकेशन भी कराता है, इन एन ऑर्डरली मैनर, एक ऑर्डरली मैनर में कराता है। द इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू 3 फर्दर फेजेस। जैसा कि मैंने बताया, इंटरफेज खुद 3 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हो गया गैप 1 फेज, जिसको हम लोग G1 फेज बोलते हैं, दूसरा हो गया सिंथेसिस फेज, और एक हो गया G2 या फिर गैप 2 फेज। अब आगे बढ़ो, तो इस डायग्राम में हम लोग देखे थे ना कि G1 फेज आ गया, S फेज आ गया, G2 फेज आ गया, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट फेज होता है G1 फेज, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो तुमको एक आइडिया मिल गया। अब चलो आगे आते हैं। कहाँ गया, ठीक है चलो देखो, the G1 phase corresponds to the interval between mitosis and initiation of DNA replication and initiation of DNA replication। यानी G1 phase जो होता है वो किसके बीच में आता है, वो माइटोसिस के बीच में आता है और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बीच आता है। अब इसका मतलब तुमको शायद नहीं समझ आएगा, तो तुम यहाँ देखो, यहाँ पर हम सेल साइकिल का एक डायग्राम लेके आए हैं, तुमको यहाँ से सब कुछ समझ में आ जाएगा। हम जैसा कि पहले तुमको यहाँ पर बताए थे ना कि एम फेज आता है, फिर इंटर फेज आता है, फिर एम फेज आएगा, फिर इंटर फेज, फिर एम फेज, ऐसे करके चलता रहता है। तो देखो, ये वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग इंटरफेज बोलते हैं, ठीक है। ये रहा इंटरफेज, जिसको हम लोग रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। अब बाकी का जो उसके नीचे जो हिस्सा आ जाएगा, ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एम फेज, जो कि एक्चुअल सेल डिवीजन होता है। अब इसके बाद भी क्या आ जाएगा, इसके बाद फिर से अपना इंटरफेज ही आ जाएगा, है ना। तो और इसके ऊपर क्या रहा होगा, इसके ऊपर भी एम फेज रहा होगा, है ना। तो अब देखो, ये जो एम फेज होता है, इसके अंदर भी दो हिस्सा होता है। एक हो गया कैरियोकाइनेसिस, जिसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड करता है, एक हो गया साइटोकाइनेसिस, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। अब ये जो कैरियोकाइनेसिस होता है, इसके अंदर भी 4 हिस्सा आता है। एक होता है पी मैट से याद कर सकते हो, पी मैट से याद कर सकते हो। एक हो गया प्रोफेज, एक हो गया मेटाफेज, एक हो गया एनाफेज, एक हो गया टीलोफेज। तो ये हम लोग यहाँ पर पढ़े कि जीवन जो होता है वो किसके बाद आता है, जो माइटोसिस फेज था उसके बाद आता है, और ये जो एस है इसके पहले आता है। एस क्या होता है, सिंथेसिस फेज होता है। तो यानी G1 जो है एक तरह का सैंडविच्ड है बिटवीन एम फेज एंड द एस फेज। ये 2024 में इस सीक्वेंस से क्वेश्चन आया था, तो वही लिखा हुआ है, द G1 phase corresponds to the interval between the mitosis and the initiation of DNA replication. During G1 phase, the cell is metabolically active. इस फेज में सेल जो होता है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। मेटाबॉलिक मतलब क्या, उसके अंदर का जो केमिकल रिएक्शंस होता है वो काफ़ी एक्टिव होता है। एंड कंटिन्यूसली ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। कंटिन्यूसली ग्रो करता रहता है, लेकिन उसके अंदर का जो डीएनए है वो रेप्लिकेट नहीं करता है। डीएनए उसके अगले वाले स्टेज में, यानी एस या फिर सिंथेसिस फेज में जो है, रेप्लिकेट करना स्टार्ट करता है। S or the synthesis phase marks the period during which the DNA synthesis or replication takes place। ये एक ऐसा पीरियड है जिसके अंदर डीएनए का सिंथेसिस या फिर रेप्लिकेशन होता है। ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स। अब डुप्लीकेशन हुआ या फिर रिप्लिकेशन हुआ, तो इससे क्या हो गया कि जो अमाउंट है उसका डबल हो गया, यानी जो उसका क्वांटिटी था सेल का वो डबल हो गया। अब याद रहे, आगे बताते हैं क्या याद रहना है। इफ़ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिनोटेड एज 2C, अगर मान लो कि शुरू में जो है हम लोग 2C अमाउंट्स है, ठीक है, देन इट इंक्रीजेस टू 4C। अब डबल हो गया तो 4C हो गया। हाउ एवर देर इज नो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द क्रोमोसोम नंबर, यानी कि भले ही क्वांटिटी डबल हुआ लेकिन उसका जो अमाउंट है वो डबल नहीं हुआ। तो तुमको ये समझ में आ गया। अब देखो, नंबर डबल नहीं हुआ, इसका मतलब क्या होता है, इफ़ द सेल हैड अ डिप्लॉयड और अ 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी अगर सेल के पास 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम पहले था G1 में, तो इवन आफ्टर द एस फेज, जब डिवाइड हो चुका है क्रोमोसोम, ठीक है ना, मतलब ये सॉरी उसका सिंथेसिस फेज हो चुका है, तब भी उसका जो नंबर है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कंटेन्स रिमेन्स द सेम, या फिर 2n। यानी तुम सोचोगे कि डबल हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, नंबर रिमेन्स सेम, क्वांटिटी डबल्स बट नंबर डज नॉट डबल्स। एस फेज में ये होता है, 2021 का क्वेश्चन है, यहाँ पर भी लिख दिए हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ो क्या लिखा है, द इन एनिमल सेल्स ड्यूरिंग द एस फेज, एनिमल सेल में क्या होता है एस फेज में,
डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो होता है डीएनए रेप्लिकेशन बिगिन हो जाता है, एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म, यानी न्यूक्लियस में क्या था, न्यूक्लियस में डीएनए था जो कि डबल होना स्टार्ट हो गया। अब साइटोप्लाज्म में क्या है, साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल है जो कि डबल होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पर सिर्फ एनिमल सेल्स क्यों लिखा है, क्योंकि प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स होता ही नहीं है। ड्यूरिंग द G2 phase, proteins are synthesized in preparation for mitosis। क्या होता है ड्यूरिंग द G2 phase में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। क्यों होता है, इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस वाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूज, यानी सेल ग्रोथ चलता रहता है, उसके अंदर काफ़ी सारा प्रोटीन भी सिंथेसाइज होता है, और इस तरीके से हम लोग G2 फेज में जो है एंटर कर जाते हैं। अभी आगे देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो बहुत सारा तुमको लगेगा कि इतना कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन तुम वहाँ देखो जहाँ हम दिखा रहे हैं, और अगर तुमको स्क्रीन थोड़ा छोटा लग रहा है तुम अपने हिसाब से जूम भी कर सकते हो फ़ोन में। तो आगे पढ़ते हैं, यहाँ पर ये बॉक्स आदमी अक्सर भूल जाता है, लेकिन तुमको बॉक्स याद रखना है क्या लिखा है। हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स कंटिन्यू टू ग्रो ऑल देयर लाइव्स, प्लांट्स और एनिमल्स अपने पूरे ज़िंदगी में ऐसे कैसे ग्रो करता रह जाता है। डू ऑल सेल्स इन प्लांट्स डिवाइड ऑल द टाइम, क्या हर सेल प्लांट में हर वक्त डिवाइड करता रहता है, नहीं, हर सेल नहीं करता है। डू यू थिंक ऑल द सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड इन ऑल प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स, नहीं, हर सेल में डिवीजन नहीं होता है, इसका आंसर तो नो ही आएगा। कैन यू टेल द नेम ऑफ द टिश्यू नेम एंड द लोकेशन ऑफ द टिश्यूज हैविंग सेल्स दैट डिवाइड ऑल देयर लाइफ इन हायर प्लांट्स। देखो प्लांट्स में हर सेल जो होता है वो डिवाइड नहीं करता है, कुछ कुछ सेल कुछ कुछ स्पेसिफिक लोकेशन ही में होता है जो अपने ज़िंदगी भर डिवाइड करता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, उसको हम लोग शॉर्ट में मेरिस्टेम बोलते हैं। अब इसमें पूछा था लोकेशन भी बताओ, तो लोकेशन क्या हो गया, हो सकता है एपिकल मेरिस्टेम हो, यानी कि जो रूट और शूट का जो टिप्स होता है वहाँ प्रेजेंट हो सकता है इंटर कैलरी हो, यानी कि दो मतलब बीच में हो, या फिर लेटरल यानी कि साइड में भी हो सकता है, ये सब इसका लोकेशन है। अब इसमें पूछा है डू एनिमल सेल्स हैव सिमिलर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्या एनिमल सेल के पास भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, नहीं, एनिमल सेल के पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं होता है। बदले में एक स्टेम सेल्स होता है जो कि बहुत छोटे स्टेजेस ऑफ लाइफ में प्रेजेंट होता है, उतना समझने की ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर में, बस ये याद रखना कि स्टेम सेल्स जो होता है वो मोर और लेस एनालोगस होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। तुमको ये समझ में आ गया। तो यहाँ पर हम शॉर्ट में तुमको लिख दिए थे, हम फिर से बता दें क्या, चलो बता देते हैं। गैप वन फेज क्या हो गया, पोस्ट माइटोटिक फेज हो गया, यानी माइटोसिस के बाद आता है, पोस्ट का मतलब तो बाद होता है, और प्री सिंथेटिक फेज यानी सिंथेसिस फेज के पहले आता है। प्री का मतलब क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें प्री आता है यानी पहले की बात हो रही है। सेल जो होता है मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, कंटिन्यूसली ग्रो करता रहता है, मोस्ट ऑर्गेनल जो है यहाँ डुप्लीकेट करता है। तुम सोचोगे ये वाला लाइन तो एनसीईआरटी में नहीं था, लेकिन ये जो लाइन है ये समरी में लिखा हुआ है, जो कि हम मार्क भी किया है वहाँ पर। सिंथेसिस फेज में आओ, तो सिंथेसिस फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है न्यूक्लियस में, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होता है साइटोप्लाज्म में, डीएनए जो है वो डबल हो जाता है, लेकिन क्वांटिटी डबल होता है, नंबर जो है वो सेम ही रहता है। गैप टू में आए तो प्रोटीन सिंथेसिस होता है और सेल ग्रोथ कंटिन्यूज होता है। अब क्या होता है, एक चीज़ देखो लिखा हुआ है, सम सेल्स इन द अडल्ट एनिमल्स डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट सेल डिवीजन। अडल्ट एनिमल्स में कुछ कुछ ऐसा सेल होता है जो कभी सेल डिवाइड ही नहीं होता है, सेल डिवीजन उसमें होता ही नहीं है। उसका एग्जाम्पल क्या है, हार्ट सेल्स, हार्ट सेल एक बार बन गया तो बस बन गया, उसमें डिवीजन नहीं होता है। एंड मेनी अदर सेल्स डिवाइड ओनली ओकेजनली, और बहुत सारा ऐसा सेल होता है जो सिर्फ ओकेजनली ही डिवाइड करता है, एज नीडेड टू रिप्लेस द सेल्स दैट हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजरी और सेल डेथ। क्यों डिवाइड करता है, तो ताकि वो रिप्लेस कर सके उन सेल्स को जो लॉस्ट हो चुका है। कैसे लॉस्ट हो चुका है, या तो इंजर्ड हो गया इसलिए लॉस्ट हो गया, या फिर सेल का डेथ हो गया इसलिए लॉस हो गया। तो ये सब चीज़ को रिप्लेस करने के लिए जो है कभी कभी उन सेल्स में सेल डिवीजन हो जाता है, लेकिन हमेशा नहीं होता रहता है। These cells that do not divide further exit the G1 phase to enter an inactive stage called quiescent या G0 stage of the cell cycle। यानी ये सब जो सेल है ये G1 फेज पे एग्जिट कर लेता है, मतलब एग्जिट मार लेता है, और G0 जो होता है, G0 जिसको हम लोग क्वाइसेंट स्टेज बोलते हैं, उसके अंदर एंट्री ले लेता है सेल साइकिल का। सेल्स इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव, यानी कि इस स्टेज में जो सेल होता है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, यानी उसके अंदर का केमिकल रिएक्शंस तो चलता रहता है, लेकिन बट नो लॉन्गर प्रोलीफरेट यानी कि नो लॉन्गर डिवाइड्स, ठीक है, अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो, यानी जब तक उसको बोला ना जाए तब तक वो डिवाइड नहीं करता है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अगर ऑर्गेनिज्म के पास रिक्वायरमेंट हुआ तो वो डिवाइड करेगा, अगर और रिक्वायरमेंट नहीं हुआ तो नहीं डिवाइड करेगा। अब एक चीज़ उसमें तुम ये देखो, एक सेकंड पानी पी ले। अब तुम इसमें ये देखो कि जो सेल साइकिल है ना,
इसके अंदर जो जी नॉट फेज में जो एंट्री किया, तो सेल साइकिल जो है वो एक्चुअली में एक इनएक्टिव स्टेज में पहुंच चुका है। यहाँ लिखा हुआ है देखो, एंटर एन इनएक्टिव स्टेज, है ना, इनएक्टिव स्टेज लिखा हुआ है। लेकिन जो मेटाबॉलिकली देखा जाए तो सेल एक्टिव है। तो बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाता है कि एक्टिव लिखा हुआ है, कहीं पर इनएक्टिव लिखा है। तो अगर सेल डिवीजन के टर्म्स में देखा जाए तो इनएक्टिव है, सेल साइकिल के टर्म्स में देखा जाए तो इनएक्टिव है, लेकिन अगर मेटाबॉलिकली देखा जाए तो एक्टिव है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जी नॉट फेज एक इनएक्टिव स्टेज है, इसमें एग्जिट द सेल साइकिल कहता है। एग्जिट वर्ड याद रखना, क्योंकि 2019 में क्वेश्चन आया था जिसमें सस्पेंड लिख दिया था, ऑप्शन में सस्पेंड लिखा था। डज सेल सस्पेंड सेल साइकिल? नहीं, इसका आंसर होगा एग्जिट सेल साइकिल। एग्जिट करता है और कहाँ एंट्री ले लेता है, क्वाइसेंट स्टेज में एंट्री ले लेता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, प्रोलिफरेशन नहीं होता है जब तक उसको बोला ना जाए, जब तक उसके पास रिक्वायरमेंट ना हो। तो ये जी नॉट फेज समझ में आ गया। अब तुम ये देखो, यहाँ पे तुमको एक चीज़ दिखाते हैं। एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, उसमें पूछा था, सम डिवाइडिंग सेल एग्जिट द सेल साइकिल एंड एंटर अ वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज, दिस कॉल्ड क्वाइसेंट स्टेज। ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्वाइसेंट स्टेज। दिस प्रोसेस अकर्स एट द टाइम ऑफ, ये कब होता है, ये कब होता है, ये G1 फेज में होता है। ठीक है, यहाँ सॉरी क्या लिखा है, दिस प्रोसेस अकर्स एट द एंड ऑफ। एंड ऑफ का मतलब क्या है, G1 फेज का एंड में होता है। अब बच्चा लोग क्या सोचा कि G1 फेज में तब जी नॉट होता है तो एट द एंड ऑफ साइटोकाइनेसिस कर देते हैं, यानी साइटोकाइनेसिस के एंड में जी नॉट में एग्जिट करता है, लेकिन इसका आंसर नहीं है। इसका जो जी नॉट फेज है ये G1 गया पूरा, और इसके एंड में जी नॉट फेज आ जाता है। तो इसका आंसर आदमी सॉरी इसका आंसर क्या होगा, G1 यानी गैप 1 फेज होगा। ये वाला समझ में आया। ऐसा एक और क्वेश्चन है थ्योरी में जो कि हम आगे भी कवर करने वाले हैं। अब देखो ये वाला बॉक्स भी पढ़ते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है। यू हैव स्टडीड माइटोसिस इन अनियन रूट टिप सेल्स, यानी अनियन का जो रूट होता है उसका टिप सेल्स में हम लोग माइटोसिस पढ़े हैं। इट हैज़ 16 क्रोमोसोम्स, कितना क्रोमोसोम्स होता है, 16 क्रोमोसोम्स होता है। तो अब तुमसे ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कितना क्रोमोसोम है, 16, लेकिन कितना पेयर है, तो 8 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होगा। कैन यू टेल अस हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल the cell have at G1 phase, S phase, after the S phase, after the M phase? तो यह देखो, हम तुमको हम पूरा इसका आंसर जो है, इसका सोल्यूशन है वो हम बताते हैं। इसके अंदर बेसिकली क्वांटिटी और जो नंबर है उसको कंपेयर करने का कोशिश किया है। तब G1 फेज में देखा जाए, जब सेल जो स्टार्ट हुआ नॉर्मली, तो उसके पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, चलो पहले हम लोग क्वांटिटी का बात कर लेते हैं। क्वांटिटी जो है वो 2C है, ठीक है। अब जो एस फेज आया, एस फेज में क्या हुआ, क्वांटिटी जो है वो डबल हो जाता है, 4C हो गया। अब G2 फेज जो है उसमें भी डबल डी रहेगा, लेकिन जब M फेज आया, जब सेल डिवाइड किया, तो क्वांटिटी जो है वो 2C हो गया। लेकिन अगर नंबर में देखा जाए तो नंबर पहले भी 16 था, S के बाद भी 16 है, G2 के बाद भी 16 है, और जब डिवाइड कर जाता है तब भी 16 है। तो इसीलिए हम लोग माइटोसिस को अक्सर क्या नाम दे देते हैं, हम लोग बोल देते हैं ये एक तरह का इक्वेशनल डिवीजन है। समझ में आया, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ इसके अंदर क्रोमोसोम्स रहता है। तो हम लोग को ये पैराग्राफ थोड़ा सा बचा हुआ था, बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट हो गया। इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन द डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स। एनिमल सेल्स में जो होता है सेल डिवीजन यानी माइटोसिस जो होता है वो सिर्फ एक डिप्लॉयड नॉर्मल बॉडी सेल्स में देखा जाता है। However, there are few exceptions to this where haploid cells divide by mitosis. देखो 2N जिसके अंदर है वो माइटोसिस से डिवाइड करता है एनिमल्स में, लेकिन एक आध दो एक्सेप्शन भी है जहाँ पर हैप्लॉइड सेल्स जिसके अंदर सिर्फ N होता है, हाफ क्रोमोसोम्स होता है, उसमें भी माइटोसिस से डिवाइड कर जाता है। फॉर एग्जांपल मेल हनी बीज के अंदर N होता है, वो माइटोसिस से डिवाइड किया और वापस से N बना लिया। Against this, the plants can show mitotic division in both haploid and diploid cells. Plants में लेकिन haploid और diploid cells दोनों में होता है। From your recollection of chapter of alternation of generation in plants, chapter number 3 यानी plant kingdom का बात कर रहा है, identify plant species and stages at which mitosis is seen in haploid cell। ऐसा स्टेज बताओ जिसके अंदर माइटोसिस हैप्लॉइड सेल्स में हो जाता है। तो प्लांट स्पीशीज ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स हो गया, उसके अंदर होता है। और गैमेटोफेटिक स्टेज जब होता है, ये तुम प्लांट किंगडम पढ़ोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा है तो लिखना ज़रूरी हो जाता है। कौन से स्टेज में, गैमेटोफाइटिक स्टेज में जो होता है, प्लांट जो है माइटोसिस शो करता है, इसके अंदर भले ही एन होता है, माइटोसिस शो कर करके एन पे एन बनाता चला जाता है। तो हम लोग समझ गए इस चीज़ का मतलब क्या समझ में आया। एनिमल्स में माइटोसिस जो है वो सिर्फ डिप्लॉयड में होता है, एक्सेप्शन इसका मेल हनीबीज है जो कि हैप्लॉयड होता है, और प्लांट्स में हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड दोनों में पाया जाता है। एम फेज, दिस इज़ द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल, यानी ये जो पीरियड है ये बहुत ही ड्रामेबाज पीरियड है एक तरीके से कहो।
ये जो है मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड है सेल साइकिल का, क्योंकि इसके अंदर ही सारा काम होता रहता है, ठीक है ना, जितना भी डिवीजन है ये वो सब इसी में होता है। इन्वॉल्विंग अ मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, यानी कि अंदर एक मेजर रीऑर्गेनाइजेशन होता है ऑलमोस्ट हर तरह के, मतलब हर कंपोनेंट में होता है। सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द पेरेंट एंड द प्रोजेनी सेल्स इज द सेम, जैसा कि हम बताएं कि नंबर जो होता है क्रोमोसोम्स का वो सेम होता है पेरेंट्स में भी और प्रोजेनी में भी, इसीलिए इट इज़ कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन, इसीलिए हम लोग इसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। दो फॉर कन्वीनियंस माइटोसिस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन, यानी हम लोग अपने कन्वीनियंस के लिए इस न्यूक्लियर डिवीजन यानी कैरियोकाइनेसिस जिसको बोलते हैं उसको हम लोग 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। इट इज़ वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट सेल डिवीजन इज़ अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस, जैसा कि हम पहले बताए, लिखे थे ना मुंह पर, याद है, यहाँ पर हम लिखे थे प्रोग्रेसिव प्रोसेस होता है। तो क्या हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इट इज़ वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट द सेल डिवीजन इज़ अ वेरी प्रोग्रेसिव प्रोसेस, यानी एक तरह का प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि तो यहाँ से यहाँ हुआ फिर यहाँ से यहाँ हुआ, ये एक लगातार होता रहता है, ठीक है, कंटिन्यूसली होता रहता है। एंड वेरी क्लियर कट लाइन्स कैन नॉट बी ड्रॉन, तो हम लोग एक क्लियर कट लाइन्स नहीं बना सकते कि नहीं इसके बाद ही हम लोग प्रोफेज बोलेंगे, इसके बाद ही मेटाफेज बोलेंगे, ठीक है, ऑलमोस्ट हम लोग रफली कर लेते हैं ताकि हम लोग को आसानी हो सके। So cannot be drawn between various stages. Karyokinesis involves the following 4 stages. Karyokinesis में 4 स्टेज होता है, उनका नाम है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये समझ में आया? तो हम लोग पी मैट से याद रख सकते हैं इसको, ये मोस्ट ड्रामेटिक फेज है और इक्वेशनल डिवीजन इसको कहते हैं। प्रोफेज में आ जाओ, क्या लिखा हुआ है प्रोफेज में है। प्रोफेज में लिखा है prophase, which is the first stage of karyokinesis of mitosis, follows the S and the G2 phases of the interphase, यानी S हुआ फिर G2 हुआ फिर उसके बाद M फेज आ गया, जिसमें सबसे पहला फेज क्या है, प्रोफेज है ना, तो यानी कि प्रोफेज किसके बाद आ गया, S और G2 फेज ऑफ इंटरफेज के बाद आ गया। इन द S and the G2 phases the new DNA molecules formed are not distinct but intertwined, यानी जब S फेज में जब नया DNA का मॉलिक्यूल्स बना और G2 में भी जो है नया DNA का मॉलिक्यूल्स बना, तो वो ऐसा नहीं है कि वो क्लियरली दिखता है, वो उलझा रहता है एक दूसरे में, ऐसा रैंडमली सा उलझा रहता है, उसकी हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरवाइंड बोलते हैं। प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, हम लोग को कैसे समझ आएगा कि प्रोफेज आ गया है, पता चल जाएगा जब हो जाएगा कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम्स अनटैंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमैटिन कंडेंसेशन, यानी जो क्रोमोसोमल मटेरियल होता है वो अनटैंगल्ड हो जाता है, मतलब कि जैसे उलझा उलझा था ना, तो वो उसको अच्छे से मतलब अनउलझा हो जाता है, एक तरीके से समझो, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमोसोमल during the process of chromatin condensation, the centrosome, which had undergone duplication during the S phase of the interphase, now begins to move towards the opposite poles of the cell, यानी हम लोग देखे थे ना कि एस फेज में जो है सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट किया था, वो भी अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल में जाने लगते हैं, यानी अगर ये सेल है तो इसके अपोजिट पोल्स में जाने लगेगा। द कंप्लीशन ऑफ द प्रोफेस कैन थस बी मार्क्ड बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवेंट्स, यानी प्रोफेस कंप्लीट कब हो गया हम लोग को कैसे पता चलेगा, तो उसका निशानी है क्रोमोसोमल मटेरियल्स कंडेंसेस टू फॉर्म कंपैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स, यानी क्रोमोसोमल मटेरियल जो है वो कंडेंस हो जाएगा और एक कंपैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम की शक्ल में आ जाएगा। क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमैटिड्स, जो क्रोमोसोम होगा उसके पास 2 क्रोमैटिड्स होगा, अटैच्ड टुगेदर एट द सेंट्रोमेयर, एक जो सेंट्रोमेयर होता है बीच का पार्ट, ठीक है, जो बीच का पार्ट होता है उसमें अटैच रहेगा, दोनों एक दूसरे से जुड़ा रहेगा, तो यानी सेंट्रोमेयर का मतलब डेफिनेशन भी यहाँ से आ गया कि पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ 2 क्रोमैटिड्स। सेंट्रोजोम विच हैड अंडरगॉन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग द इंटरफेज, जो सेंट्रोजोम जो इंटरफेज में डुप्लीकेशन हुआ था, बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल, ऑपोजिट पोल में चला जाता है। ईच सेंट्रोजोम रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एस्टर्स, यानी हर जो सेंट्रोजोम होता है उससे अलग अलग डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे डायरेक्शन में क्या निकलता है, एस्टर्स निकलता है। 2 एस्टर्स टुगेदर विथ स्पिंडल फाइबर फॉर्म माइटोटिक अपैरेटस, यानी तुम इसको एक इस तरीके से समझो जैसे ये तुम्हारा जो सेंट्रोजोम है इससे बहुत सारा एस्टर्स निकला हुआ है, ठीक है, यहाँ पर भी एस्टर्स निकला हुआ है, तो ये 2 एस्टर्स को मिला के और ये जो स्पिंडल फाइबर्स है इसको मिला के, ये जो एस्टर्स हो गया और ये जो स्पिंडल फाइबर हो गया, इसको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, 2 एस्टर्स प्लस स्पिंडल फाइबर बन जाता है माइटोटिक अपैरेटस। तो तुमको ये समझ में आ गया, 2 एस्टर्स टुगेदर विथ स्पिंडल फाइबर फॉर्म्स माइटोटिक अपैरेटस। अब आगे बढ़ते हैं।
सेल्स एट द एंड ऑफ प्रोफेज, जब प्रोफेज का एंड आ जाता है, व्हेन व्यूड अंडर द माइक्रोस्कोप, जब हम लोग उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं, डू नॉट शो गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड द न्यूक्लियर एनवेलप। यानी ये चारों चीज़ नहीं दिखता, यानी गायब हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, है ना। तो यानी तुम एक तरीके से ये देखो, ये जो न्यूक्लियर एनवेलप था, ये जो क्रोमैटिन था, ये सब क्या हुआ, क्रोमैटिन का कंडेंसेशन हो गया और क्या बन गया, क्रोमोसोम का शक्ल आने लग गया लेट प्रोफेज में, है ना। और ये जो क्या बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, इसका थोड़ा डिसइंटीग्रेशन हुआ और ये ज़्यादा ही डिसइंटीग्रेट करके धीरे धीरे ख़त्म ही हो जाता है। ठीक है। क्या होता है आगे, मेटाफेज। मेटाफेज में क्या है, द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द सेकंड फेज ऑफ माइटोसिस। हम लोगों को कब पता चलेगा कि मेटाफेज स्टार्ट हो गया, जब कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा इस किसका, इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, है ना। देखो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हल्का हल्का है, लेकिन जैसे ही मेटाफेज में आएगा देखो गायब हो गया, कहीं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख ही नहीं रहा। तो हम लोग को पता चल जाएगा कि मेटाफेज आ गया है जब कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप हो जाएगा। हेंस द क्रोमोसोम्स आर स्प्रेड आउट थ्रू द साइटोप्लाज्म। यानी अब कुछ रहा ही नहीं, तो साइटोप्लाज्म में सब चीज, सब सामान सेल का बिखरा पड़ा है ना। बाई दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कम्प्लीटेड। इस स्टेज में जो क्रोमोसोम का जो कंडेंसेशन होना स्टार्ट हुआ था वो कंप्लीट हो जाता है, एंड दे कैन बी ऑब्जर्व्ड क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप। अब हम लोग को काफ़ी क्लियरली वो माइक्रोस्कोप में दिख सकता है। दिस इज देन दिस इज द स्टेज एट विच मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम्स इज मोस्ट ईजिली स्टडीड। अब हम लोग को अच्छे से दिखता है इसका मॉर्फोलॉजी, यानी बाहरी स्ट्रक्चर जो है बहुत अच्छे से दिखता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्रोमोसोम को पढ़ना होगा तो हम लोग यहीं पर पढ़ते हैं, मेटाफेज स्टेज में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड्स। इस स्टेज में जो है मेटाफेज का जो क्रोमोसोम होता है वो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स से बना होता है, विच आर हेल्ड टुगेदर बाई द सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर में ये एक साथ जुड़ा रहता है। अब ये पॉइंट देखो क्या लिखा है, स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर को एट द सर्फेस ऑफ द सेंट्रोमेयर्स आर कॉल्ड काइनेटोकोर्स। ये हम येलो से इसलिए मार्क किए हैं क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सेल यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी पढ़ लो कि डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है काइनेटोकोर्स, जो कि सेंट्रोमेयर को जोड़ के रखता है, मतलब सेंट्रोमेयर का जो सरफेस होता है उस पर अवेलेबल रहता है। दी स्ट्रक्चर सर्व्स एज अ साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। जब स्पिंडल फाइबर आता है तो किस पे जुड़ता है, वो काइनेटोकोर्स पे ही जुड़ता है। यानी ये जो स्पिंडल फाइबर है ये जो स्पिंडल फाइबर है ये किस पे जुड़ा, ये काइनेटोकोर्स पे ही जुड़ा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। टू द क्रोमोसोम्स दैट आर मूव्ड इनटू द पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द सेल। यानी मेटाफेज में क्या होता है, पोजीशन ऑफ सेंट्रोसोम्स, सॉरी ये जो क्रोमोसोम्स होता है वो सेंटर पे आ जाता है। कैसे आता है हम लोग पढ़ते हैं आगे। हेंस द मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल द क्रोमोसोम्स कमिंग टू लाई एट द इक्वेटर। मतलब मेटाफेज का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जब पूरा का पूरा क्रोमोसोम्स एक इक्वेटर पे लाई करने लग जाए, ये जो इक्वेटर है इस पे लाई करने लग जाए तो हम लोग बोलते हैं हाँ ये मेटाफेज है। और ये देखो यहाँ पे ट्रांजिशन टू मेटाफेज, यानी ये अलाइन होने जा रहा है, धीरे धीरे सब अपना अलाइन आ रहा है, कोई इधर आ रहा है, कोई इधर आ रहा है। तो एक तरीके से एक प्लेट में अलाइन होने जा रहा है, जिसको हम लोग ट्रांजिशन टू मेटाफेज बोलते हैं। और जब मेटाफेज आया तब तो बहुत अच्छे से यहाँ पर इक्वेटर पे अलाइन हो चुका। अब देखो कैसे होता है, विथ वन क्रोमैटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम्स कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर to spindle fiber from one pole and its sister chromatids connected to by its kinetochore to spindle fiber from the opposite pole। यानी कि with one chromatid, इसका जो एक क्रोमैटिड है ठीक है वो अपने काइनेटिक कोर से इस वाले स्पिंडल फाइबर के जरिए से जुड़ा हुआ है, और इसका जो सिस्टर क्रोमैटिड है वो अपने इस वाले काइनेटिक कोर से इस वाले स्पिंडल फाइबर के जरिए से जुड़ा हुआ है। तो वही लिखा हुआ है, एंड इट्स सिस्टर क्रोमैटिड कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटिक कोर टू स्पिंडल फाइबर फ्रॉम द ऑपोजिट पोल। इस ऑपोजिट पोल में जुड़ा रहता है। द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स एट द मेटाफेज इज रेफर्ड टू एज द मेटाफेजिक प्लेट। यानी जो प्लेन में अलाई हुआ है ना, देखो ये एक ऐसा प्लेन बन जाता है ना जहाँ पर ये एक तरह से लेटा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। तो मेटाफेज का जो है की फीचर्स क्या हो गया, स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द काइनेटोकोर्स ऑफ द क्रोमोसोम। ठीक है, याद रहे कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स है ये कहाँ अटैच होता है, ये काइनेटोकोर्स में अटैच होता है। ये तुम सेंट्रोमेयर लिखेगा तुमको लगेगा हाँ यार वहीं बीच में तो अटैच हो रहा है, लेकिन नहीं। एक बार PYQ आया था 2024 में, वहाँ पर काइनेटोकोर्स की जगह चेंज करके सेंट्रोमेयर लिखा हुआ था, तो वो आंसर गलत हो गया था। तो आंसर लिखना क्रोमोसोम, सॉरी काइनेटोकोर्स। Chromosomes are moved to spindle equator and to get aligned along the metaphase plate through the spindle fibers to both poles। यानी क्रोमोसोम जो है वो स्पिंडल इक्वेटर पे आ जाता है। इसका बहुत सारा नाम है, इक्वेटर हो गया, मेटाफेज प्लेट हो गया, स्पिंडल इक्वेटर हो गया, एंड गेट अलाइंड अलोंग द मेटाफेज प्लेट। इसमें अलाइन हो जाता है
मतलब किसके ज़रिए से होता है, स्पिंडल फाइबर के ज़रिए से होता है, जो कि ऑपोजिट ऑपोजिट पोल्स में होता है। इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, समझ में आ ही गया होगा। एनाफेज में आते हैं, लिखा हुआ है एट द ऑनसेट ऑफ द एनाफेज, जब एनाफेज बिगिन होता है, ईच क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड एट द मेटाफेज प्लेट इज स्प्लिट साइमल्टेनियसली एंड द टू डॉटर क्रोमैटिड्स आर नाउ रिफर्ड टू एज द डॉटर क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये इसका मतलब क्या होता है कि जब मेटाफेज प्लेट में जब लेटा हुआ था ये सब सारा क्रोमोसोम्स, तो ये होता है स्प्लिट हो जाता है एक साथ, यानी साइमल्टेनियसली स्प्लिट होता है। और जो डॉटर क्रोमैटिड्स है, यानी कि ये एक क्रोमोसोम का जो डॉटर क्रोमैटिड्स है, ये एक क्रोमैटिड्स ये अलग हो जाता है। और जब ये अलग हो जाता है तो ये एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स बन जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉटर क्रोमोसोम्स ऑफ फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई। मतलब कि फ्यूचर में जो कोई न्यूक्लियस बनेगा उसका ये क्रोमोसोम कहलाएगा। बिगिन देयर माइग्रेशन टूवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स, ये माइग्रेट करता है अपने ऑपोजिट पोल्स में। एज ईच क्रोमोसोम मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट, जैसे जैसे ही जो क्रोमोसोम होता है वो ऑपोजिट पोल्स में जाता है अपने इक्वेटोरियल प्लेट से, द सेंट्रोमेयर ऑफ ईच क्रोमोसोम रिमेन्स डायरेक्टेड टूवर्ड्स द पोल। यानी ये देखो यहाँ पर फोटो देखो, जब ये जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो ये जो सेंट्रोमेयर है इस चीज़ का, ये पोल की तरफ इसका डायरेक्शन है। और ये जो आर्म्स है ये एक तरीका से लीड हो रहा है, मतलब कि लैग कर रहा है। हम तुमको बताते हैं इसका मतलब क्या होता है। यानी कि तुम्हारा जो सेंट्रोमेयर ऑफ ईच क्रोमोसोम, सेंट्रोमेयर ऑफ ईच क्रोमोसोम्स रिमेन्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल, ये तो समझ आ गया। एंड हेंस एट द लीडिंग एज, लीडिंग मतलब क्या, कोई लीडर होता है तो वो क्या होता है, सबसे आगे होता है, तो यानी एक तरह से लीडर बन के आगे जा रहा है, लीडिंग एज है, ठीक है। विद द आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम्स ट्रेलिंग बिहाइंड, यानी इसका जो आर्म है वो ऐसे करके पीछे की तरफ हुआ है और ये लैग करके जा रहा है। थस द एनाफेज स्टेज इज कैरेक्टराइज बाई, तो एनाफेज स्टेज का जो कैरेक्टराइजेशन हो गया वो क्या हो गया, सेंट्रोमेयर स्प्लिट एंड द क्रोमैटिड सेपरेट। सेंट्रोमेयर जो होता है वो स्प्लिट कर जाता है, उसके अंदर का क्रोमैटिड सेपरेट हो जाता है, और क्रोमैटिड जो होता है मूव टूवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स। तो तुमको समझ में आ गया कि यहाँ पर जो बेसिकली हो रहा है वो क्या हो रहा है, क्रोमोजोम नंबर जो होता है वो डबल हो जा रहा है। अब एक क्वेश्चन आया था 2023 के नीट में, तुम ये देखो क्या लिखा हुआ है, doubling of the number of the chromosomes can be achieved by disrupting the mitotic cell division soon after। यानी कब हम लोग चाहते हैं कि जो क्रोमोसोम का जो नंबर डबल होता है ना वो ना हो, तो हम लोग को सेल साइकिल को क्या करना पड़ेगा, कहीं पर रोक देना पड़ेगा। तो बच्चा लोग क्या किया, इसका आंसर जल्दी से एनाफेज मार्क कर दिया, क्योंकि एनाफेज में ही तो सेल जो होता है, मतलब जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो डबल होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग ये नहीं देखा, यहाँ लिखा हुआ है सून आफ्टर, मतलब किसके बाद, तो यानी हम लोग मेटाफेज के बाद, इसका आंसर क्या होगा, मेटाफेज के बाद। यानी अगर हम लोग मेटाफेज के बाद सून आफ्टर, यानी उसके बाद आना फेज में हम लोग डिसरप्ट कर दे, तो हम लोग का जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ डबल नहीं हो पाएगा। ये वाला चीज़ समझ आ गया। ये दोनों मतलब हम बैठ के बनाए हैं, पूरा हम पूरा छाने हैं कि क्या क्या पूछा है क्या क्या नहीं पूछा है, उसके बाद हम ये PDF रेडी करके लाए। इस PDF से पढ़ोगे तो काफ़ी मतलब तुमको दिमाग में मेरा जो बात है वो सब चलता रहेगा। देखो कितना अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये तुमको समझ में आ जाएगा। हम आगे पढ़ते हैं, टीलोफेज कंप्लीट करते हैं पहले। एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ द कैरियोकाइनेसिस, जो फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस जो कि टीलोफेज होता है, उसके शुरुआत में क्या होता है, द क्रोमोसोम्स दैट हैव रीच्ड देयर रेस्पेक्टिव पोल्स, जो क्रोमोसोम जो ऑपोजिट पोल्स में जा चुका है ऑलरेडी, वो डी कंडेंस करना स्टार्ट करता है। डी कंडेंस याद रहे, क्योंकि प्रोफेज में वो कंडेंस करना स्टार्ट किया था, यहाँ पर डी कंडेंस करना स्टार्ट करेगा। एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी, अपना इंडिविजुअलिटी यानी अपना एक अकेलापन जो होता है, कह सकते हैं कि जो अकेले था वो लूज करेगा और एक तरीके से घुल मिल के एकदम ऐसे ऐसे रहने लग जाएगा, पूरा टैंगल्ड फॉर्म में। द इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स कैन नो लॉन्गर बी सीन, एक एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स था जिसको हम लोग अकेला बोल सकते थे, वो अब नहीं दिखता है। एंड ईच सेट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल टेंड्स टू कलेक्ट एट ईच ऑफ द टू पोल्स, यानी जो हर सेट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल्स है वो अकेला अकेला अलग अलग पोल्स में कलेक्ट हो जाता है। दिस स्टेज विच शोज द फॉलोइंग इवेंट्स, की इवेंट्स, यानी ये स्टेज में फॉलोइंग की इवेंट्स होता है। पहला हो गया क्रोमोसोम क्लस्टर्स एट ऑपोजिट पोल्स, ऑपोजिट पोल्स में ऑपोजिट स्पिंडल पोल्स, यानी इसको हम लोग ऑपोजिट स्पिंडल पोल्स का भी नाम देते हैं क्योंकि ऑपोजिट में स्पिंडल फाइबर्स होता है। एंड देयर आइडेंटिटी एज लॉस्ट एज अ डिस्क्रीट एलिमेंट, इसके अंदर इसका आइडेंटिटी जो है वो लूज कर जाता है। न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप्स अराउंड द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के बाहर में जो है न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप कर जाता है। क्लस्टर्ड एट क्रोमोसोम क्लस्टर्स एट ईच पोल फॉर्मिंग द टू डॉटर न्यूक्लियाई, ये दोनों ऑपोजिट पोल में चला गया तो एक तरीके से इसका डॉटर न्यूक्लियस बन चुका। अब जो वहाँ पर हम लोग देखे थे न्यूक्लियस गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड द ER जो है वो मतलब डिसइंटीग्रेट कर चुका था, यहाँ पर वो सारा चीज़ जो है वापस रीअपियर कर जाएगा एंड रीफॉर्म करेगा, यानी फिर से आ जाएगा।
तो तुमको सारा चीज़ समझ में आया। इसका शॉर्ट नोट्स एक बार फिर से पढ़ देते हैं। क्रोमोसोम क्लस्टर्स एट अपोजिट पोल्स, आइडेंटिटी या फिर इंडिविजुअलिटी जो है वो लॉस्ट हो जाता है एज डिस्क्रीट एलिमेंट्स। क्रोमोसोमल एलोंगेशन, यहाँ पर हम इसलिए पढ़े हैं क्योंकि ये जो क्रोमोसोमल एलोंगेशन वर्ड है ना, ये एक पीवाईक्यू में पूछा गया वर्ड है, या फिर समरी में लिखा हुआ एक चीज़ है कि जो क्रोमोसोम है वो इसमें एलोंगेट कर जाता है ना, एलोंगेट कर जाता है यानी क्रोमैटिन बन जाता है। ये वाला वर्ड जो है समरी में मेंशन्ड है। न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप्स, न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप हो जाता है। न्यूक्लियस गोल्जी कॉम्प्लेक्स रिफॉर्म्स। ये समझ में आ गया तुम्हारा, हो गया कौन सा चीज़ हो गया, टीलोफेज हो गया। साइटोकाइनेसिस, mitosis accomplishes not only the segregation of duplicated chromosomes into daughter nucleus, यानी कि जो माइटोसिस होता है उसके अंदर सिर्फ डॉटर न्यूक्लियस में नहीं बदलता है न्यूक्लियस, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है, क्रोमोसोम होता है, वो सिर्फ डॉटर न्यूक्लियई में कन्वर्ट नहीं होता है जिसको हम लोग कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, बल्कि जो पूरा सेल होता है उसका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करता है। बट द सेल इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स बाय द सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म called the cytokinesis, at the end of which cell division gets completed। यानी कि जब न्यूक्लियस डिवाइड किया उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड किया और उसके बाद जो है सेल डिवीजन हम लोग का खत्म हो गया। तो वही लिखा हुआ है, इन एन एनिमल सेल्स दिस इज अचीव्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ अ फरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल सेल्स में क्या होता है, यहाँ पर जैसे ये दो सेल है, ठीक है ना, तो यहाँ पर एक फरो आ जाता है, एक तरीके से फरो जिसको हम लोग क्लीवेज बोलते हैं वो आ जाता है, जो कि धीरे धीरे डीपेंस होता है, डीपेंस इनवर्ड, अंदर की तरफ जाता है। इसलिए अंदर की तरफ जो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपीटल बोलते हैं। तो एक तरीके से सेंट्रीपीटल जो है फरो फॉर्मेशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, किस में होता है याद रखना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉलो होता है। तो एनिमल सेल्स में ये धीरे धीरे करके जुड़ जाता है और दो अलग अलग सेल में बन जाता है। तो वही लिखा हुआ है, फरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। The furrow gradually deepens and ultimately joins in the center, dividing the cells in of cytoplasm, सेल का साइटोप्लाज्म इंटू टू, यानी जब जुड़ गया तो सेल का साइटोप्लाज्म जो है वो दो हिस्सों में बढ़ गया। प्लांट सेल्स हाउएवर एनक्लोज्ड बाय अ रिलेटिवली इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल। याद आया, प्लांट सेल में सेल वॉल भी होता है जो कि इनएक्सटेंसिबल होता है, रिलेटिवली इनएक्सटेंसिबल होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो एक्सटेंड हो जाता है, ये सेल वॉल नहीं हो पाता है, इसकी वजह से इसके अंदर ये जो फरो फॉर्मेशन वाला मेथड है ना वो काम नहीं आता है। Therefore they undergo a cytokinesis by a different mechanism। इसके लिए इसके अंदर जो साइटोकाइनेसिस होता है वो एक दूसरे मैकेनिज्म में होता है। In plant cells the wall formation starts in the center of the cell and grows outward to meet the existing lateral walls। इसके अंदर क्या होता है, बीच का जो सेंटर होता है वहाँ से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे ग्रो करके इस तरफ सेंट्रीफ्यूगल ग्रो करता है, ठीक है ना, यानी कि अवे फ्रॉम सेंटर ग्रो करता है और ये जो वापस जो एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल्स है इसमें जाके जुड़ जाता है ऐसे, और दो सेल जो है फॉर्म हो जाता है। तो वही लिखा है, स्टार्ट्स एट द सेंटर ग्रोज आउटवर्ड, जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल बोलेंगे। तो ये जो होता है, ये जो शुरू में जो छोटा सा चीज़ फॉर्म होता है ना उसको सेल प्लेट बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग थ्योरी में पढ़े क्या लिखा हुआ है। कहाँ चला गया थ्योरी, ये रहा। The formation of the new cell wall begins with the formation of the simple precursor called the cell plate। यानी एक छोटा सा प्रीकर्सर होता है, यानी पहले जो आता है थोड़ा सा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल प्लेट बोलते हैं। That represents the middle lamella between the walls of the adjacent cells। यानी जो दो एडजेसेंट सेल्स होता है ना, मतलब अगल बगल जो सेल्स होता है उसके बीच में एक मिडिल लैमेला टाइप का चीज़ होता है। तो ये जो सेल होता है, सेल प्लेट होता है ना, वो एक तरीके से मिडिल लैमेला ही को रिप्रेजेंट करता है। एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, जब साइटोप्लाज्म का डिवाइड होता है, ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड द प्लास्टिड्स गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू डॉटर सेल्स। यानी जब ऑर्गेनल्स, देखो हम इसको पिंक में इसलिए लिख देना क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रीन ग्रीन एकदम हौच पौच हो जा रहा था, तो हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए लिख दिए ताकि जब तुम ये नोट्स को पढ़ाई करो तो तुम ऐसे पढ़ना, ऑर्गेनल्स डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू डॉटर सेल्स, यानी ऑर्गेनल्स भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो आज हमने डिटेल में देखे, ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है अपने डॉटर सेल्स में। इन सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस, यानी कुछ ऑर्गेनिज्म में ये जो कैरियोकाइनेसिस के बाद जो साइटोकाइनेसिस होता है ना ये नहीं होता है। तो ये तुम इंग्लिश ध्यान रखना यहाँ पर कि कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, चेंज करके दे देगा साइटोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस, ये करके कुछ दे देगा, इंग्लिश जिसका थोड़ा सा यहाँ पर वीक होगा वो कंफ्यूज हो जाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ विच मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन अराइजेज, यानी कि अगर मान लो ये न्यूक्लियस डिवाइड किया, कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, तो यहाँ पर ऑलरेडी दो न्यूक्लियस है, तो एक सेल में कितना न्यूक्लियस आ गया, दो न्यूक्लियस आ गया, तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन अराइज होता है लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सिंसीटियम या सिनकाइटियम या सिंसाइटियम जो बोलो, ये जो सिंसाइटियम होता है ये बन जाता है। इसको हम लोग, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। तो ये देखो पढ़ लो यहाँ पर क्या लिखा है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन अराइज होता है जिसमें सिंसीटियम बनता है, और इसका एग्जाम्पल हो गया लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट, और एक क्लास 12 के एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है टपेटम।
तुमको ये वाला डायग्राम्स भी थोड़ा बता देते हैं क्या है। एनाफेज का देख लिए हम लोग, टीलोफेज का भी देख लिया, ऑपोजिट फेजेस में आ जाता है। और इंटरफेज में जैसा का था वैसा का वैसा दो न्यूक्लियस डॉटर सेल्स जो है वो बन जाता है। अब आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। ये जो माइटोसिस होता है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। देखो, माइटोसिस या जिसको हम इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉयड सेल्स। ये यूजुअली जो होता है डिप्लॉयड सेल्स में होता है, क्योंकि 2n है, वापस से 2n बनते बनते चला जाता है ना। इन सम लोअर प्लांट्स, हाउएवर इन सम लोअर प्लांट्स में क्या होता है, एंड इन सम सोशल इंसेक्ट, और कुछ सोशल इंसेक्ट्स में भी क्या होता है, जैसे हनी बीज हम लोग पढ़े थे ना, हैप्लॉइड सेल्स आल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस। उसके अंदर हैप्लॉइड सेल्स जो होता है वो भी माइटोसिस से डिवाइड कर जाता है। इट इज़ वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिवीजन इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये बहुत ज़रूरी है इसका इंपॉर्टेंस जानना कि ये माइटोसिस क्यों होता है। आर यू अवेयर सम एग्जाम्पल्स वेयर यू स्टडीड अबाउट हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड इंसेक्ट्स। हम लोग पढ़े थे ना मेल हनी बीज, जिसके अंदर हैप्लोइड डिप्लॉन्टिक टाइप का कुछ कुछ होता है लाइफ साइकिल, वो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे तब समझा देंगे। तो यहाँ पर तुम समझ जाओ कि सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस क्या है। यूजुअली डिप्लॉयड में होता है, लेकिन लोअर प्लांट्स और सोशल इंसेक्ट्स में माइटोसिस इन हाइप्लॉयड भी हो सकता है। और इस माइटोसिस में क्या होता है, आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट, यानी जेनेटिक का जो मटेरियल्स होता है वो आइडेंटिकल होता है, जैसा पेरेंट में था वैसा प्रोजेनी में भी होता है। ये जो माइटोसिस है ये आपका ग्रोथ में भी काम आता है, यानी कि जब सेल को ग्रो करना है तो बहुत सारा माइटोसिस से डिवाइड करके ग्रो कर जाता है। जब सेल को रिपेयर करना है तब भी बहुत सारा ग्रो जो मतलब सेल्स है वो डिवाइड करके ग्रो करता है और सेल रिपेयर कर देता है। ग्रोथ जो है वो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आपको देखने मिलेगा, चाहे वो एपिकल हो या लेटरल हो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में होता है। और जो कंटिन्यूस ग्रोथ जो होता है प्लांट्स का पास जो कंटिन्यूस ग्रोथ होता है वो इन्हीं सेल की वजह से होता है, मेरिस्टेमेटिक और लेटरल जो हम ऊपर बताए थे। और वो कैसे होता है, वो माइटोसिस के जरिए से होता है। और अगर तुम अपने बॉडी में देखो तो तुम्हारे बॉडी में जो एपिडर्मिस होता है या फिर गट का जो लाइनिंग होता है, यानी जो गट होता है, इंटेस्टिनल वॉल्स, ये सबको जो लाइनिंग होता है और जो ब्लड सेल्स होता है, ये सब कॉन्स्टेंटली इसको ना रिप्लेसमेंट का ज़रूरत होता है, ये कॉन्स्टेंटली वेयर आउट करता रहता है। तो इसके अंदर भी माइटोसिस होता है जिसकी वजह से सेल जो है रिपेयर हो जाता है। ये समझ में आ गया। तो अब हम लोग इसका थ्योरी पढ़े, क्या लिखा हुआ है, कहाँ गया। आर यू अवेयर, चलो ये वाला तो हो गया। माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल्स। इसके अंदर क्या होता है, माइटोसिस में डिप्लॉयड डॉटर सेल ही प्रोड्यूस होता है विद आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट। जैसा कि मैंने बताया आइडेंटिकल होता है इसका जेनेटिक मटेरियल्स। द ग्रोथ ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस। जैसा कि हम बताए कि जो ग्रोथ होता है वो भी माइटोसिस की वजह से होता है। सेल ग्रोथ रिजल्ट्स इन द डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। यानी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो होता है ना, वो सेल जब ग्रो करता है ना थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। कैसे डिस्टर्ब होता है, यहाँ पर देखो, तुम देखो, मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस मान लो एक यूनिट साइज का, यूनिट चलो हम लोग मीटर स्क्वायर ले लेते हैं, 1 मीटर स्क्वायर का जो है ये न्यूक्लियस है। ये थोड़ा सा सेल ग्रो करेगा तो हो सकता है न्यूक्लियस जो है वो 2 मीटर स्क्वायर बन जाए, वो डबल साइज हो गया। लेकिन ये जो साइटोप्लाज्म है, मान लो इसका जो एरिया है, ये साइटोप्लाज्म का ये वाला जो एरिया है ये 2 मीटर स्क्वायर है। ये जब ग्रो किया तो मान लो ये 10 मीटर स्क्वायर बन गया। तो यानी तुम समझ रहे हो, यहाँ जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म का रेशियो था पहले 1:2 था, यानी एरिया के टर्म्स में। लेकिन यहाँ पर देखो तुम, तो साइटोप्लाज्म कितना ग्रो कर गया, 2 मतलब हो गया, 2 आपका न्यूक्लियस का साइज हो गया और 10 जो है साइटोप्लाज्म का हो गया। काट के देखो तो 1/5 रेशियो चला गया। यानी ये जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो था ये काफ़ी डिस्टर्ब हो गया। अब ये जो डिस्टर्ब हो गया तो इतना छोटा न्यूक्लियस इतना बड़ा एरिया कैसे मैनेज करेगा। तो ये क्या करेगा, अपना न्यूक्लियस का क्वांटिटी डबल करेगा और ऐसे डिवाइड कर देगा। तो इससे क्या हो गया, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जो था वो रिस्टोर हो गया। तो वही लिखा है, इट देयरफॉर बिकम्स एसेंशियल फॉर द सेल टू डिवाइड and to restore the nucleocytoplasmic ratio. A very significant contribution of mitosis is cell repair. एक बहुत significant contribution जो है वो है क्या, सेल रिपेयर, जो हम यहाँ पर पढ़े। The cell of the upper layer of the epidermis, यानी upper layer of epidermis में, cells of the lining of the gut में, and the blood cells are constantly being replaced. इसको constantly replace किया जाता है। माइटोटिक डिवीजन इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में भी जो माइटोटिक डिवीजन होता है, जो चाहे वो द एपिकल में हो या फिर लेटरल कैम्बियम में हो, उसमें क्या होता है, रिजल्ट्स इन द कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स थ्रू आउट देयर एंटायर लाइफ। यानी कि अपना प्लांट्स का जो कॉन्स्टेंटली ग्रो होता रहता है अपने थ्रू आउट द लाइफ, तो वो किसके वजह से होता है, वो माइटोसिस की वजह से होता है। तो यहाँ पर हम लोग का माइटोसिस होता है ख़त्म। तो अब हम लोग आते हैं मेयोसिस में, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बाई सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स द फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट्स। यानी जब हम लोग ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से, तो उसमें क्या होता है, जो गैमीट्स होता है वो मीट करता है, एक दूसरे से फ्यूज़ करता है। ईच विद अ कंप्लीट हैप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ईच विद अ हैप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम का मतलब होता है हर के पास एक हैप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होता है।
द गैमीट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉयड सेल्स। गैमीट्स जो बनता है वो हर कोई भी ऐसा सेल नहीं है, कोई भी रैंडम सेल उठ के बन गया। वो एक ऐसा स्पेशलाइज्ड सेल होता है जिसका मतलब डेस्टिनी ही होता है कि भाई तुम गैमीट प्रोड्यूस करोगे इन द फ्यूचर। तुम ये वाला चीज़ समझो। मेयोसिस जो है वो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक रिडक्शनल डिवीजन होता है, क्योंकि इसके अंदर जो क्रोमोसोम का जो नंबर है वो हाफ हो जाता है। अब मान लो कि ये दो ऑर्गेनिज्म है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, एक ही है। और ये जो सेल है ये एक स्पेशलाइज्ड डिप्लॉयड सेल है जो कि गैमीट बनाता है। उसके अंदर मेयोसिस हुआ और क्या बन गया, एक हैप्लॉइड फेज का गैमीट बन गया। और इस गैमीट बन गया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। सेम ये सेल के साथ भी हो रहा होगा, हो सकता है ये फीमेल हो गया, ये मेल मान लेते हैं, ये फीमेल मान लेते हैं। तो यहाँ पर भी एक हैप्लॉइड फेज हुआ, यहाँ पर भी एक हैप्लॉइड फेज हुआ, गैमीट बना। अब ये जो गैमीट फ्यूज़ किया, फर्टिलाइजेशन हुआ इसका, तो वापस से जो डिप्लॉयड फेज था वो रिस्टोर हो गया। तो तुमको समझ में आया? तो वही लिखा है, दिस स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल्स डिवीजन दैट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। यानी इसके अंदर हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन जाता है जो कि बाद में अपना फ्यूज़ करके रिस्टोर हो जाता है। तो वही लिखा है, दिस काइंड ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड मेयोसिस। इस डिवीजन को क्या बोलते हैं, मेयोसिस बोलते हैं। अब क्या लिखा है, meiosis ensures the production of haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organisms। तो meiosis क्या इंश्योर किया कि इस लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड फेज जो है वो भी आ रहा है, ठीक है, इन लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। वेयर एज फर्टिलाइजेशन क्या करता है, रिस्टोर्स द डिप्लॉयड फेज, यानी डिप्लॉयड फेज को रिस्टोर कर देता है। वी कम अक्रॉस मेयोसिस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस में भी हम लोग मेयोसिस के पास आते हैं। इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी वी कम अक्रॉस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हम लोग जब गैमेटोजेनेसिस वगैरह पढ़ते थे ना, तो बेसिकली हम लोग मेयोसिस ही पढ़ते थे। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट्स। इसमें क्या होता है, हैप्लॉइड गैमीट्स बनता है। द की फीचर्स ऑफ मेयोसिस आर एज फॉलोज। इसका की फीचर क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। Meiosis involves two sequential cycles of न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन कॉल्ड meiosis 1 एंड meiosis 2। इसके अंदर दो साइकिल्स होता है, न्यूक्लियर डिवीजन का भी और पूरा जो नॉर्मल सेल डिवीजन होता है उसका भी दो साइकिल्स होता है। बट ओनली सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, लेकिन सिर्फ एक बार डीएनए रेप्लिकेट करता है, ये चीज़ याद रखना। क्या लिखा है, meiosis 1 इज इनिशिएटेड आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम्स हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स एट द एस फेज। यानी कि मेयोसिस 1 कब स्टार्ट होता है, देखो यहाँ पर हम कहीं लिख के लाए थे, यहाँ पर लिख के लाए थे शायद। देखो ये जो एस फेज़ है, यहाँ एस फेज़ में नॉर्मली जो दो क्रोमैटिड्स है वो बन के आए, ठीक है। इसके अंदर दो क्रोमोसोम्स, मतलब ऑलरेडी क्रोमोसोम डुप्लीकेट कर चुका है। इसका मतलब तुम सीधा सा समझो कि जो क्रोमोसोम है वो ऑलरेडी डुप्लीकेट कर चुका है। वो इस तरीके से होता है, एक इंटरफेज़ आया, इंटरफेज़ के बाद मेयोसिस 1 स्टार्ट हुआ, उसके बाद जो है मेयोसिस 2 स्टार्ट हो जाएगा। Meiosis 1 is initiated after the parental chromosomes have replicated to produce identical sister chromatids at the S phase. Meiosis involves pairing of homologous chromosomes and the recombination between the non-sister chromatids of homologous chromosomes। यानी इसके अंदर क्या होता है कि जो homologous chromosomes होता है वो पेयर करता है, हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे से। homologous chromosomes जो है वो पेयर करेगा और उन दोनों क्रोमोसोम्स का जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होता है, ठीक है, उन दोनों के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में एक तरह का क्रॉसओवर होगा और जो है होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में एक रिकॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। ये हम लोग आगे जो है नेक्स्ट पेज में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, तो अगर ये नहीं समझ में आए तब भी कोई बात नहीं है। मेयोसिस के जरिए से क्या होता है, 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मेयोसिस 2। यानी जब मेयोसिस 1 जब हो गया, उसके बाद मेयोसिस 2 हो गया, तो उसके एंड में जो है हम लोग का रिजल्ट क्या होता है कि हम लोग को 4 हैप्लॉइड सेल्स मिलता है। तुम ये देखो, एक 2n था, ठीक है, एक सेल जो था वो 2n था। 2n के बाद जो है वो डिवाइड किया, मेयोसिस 1 किया और 2 बन गया सेल। अब उसके बाद फिर मेयोसिस 2 होगा जिसके अंदर 4 सेल टोटल बन जाएगा, जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर जो सेल्स है वो हैप्लॉइड होगा। और एक चीज़ याद रहे कि ये जो मेयोसिस 2 होता है ना, मेयोसिस 2 ये मोर और लेस सिमिलर टू माइटोसिस होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन बोलते थे, क्योंकि जितना उसके पहले एन मतलब रहता था, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहता था, उसके बाद भी उतना ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहता था, है ना। तो यहाँ पर भी क्या था, एन था। और मेयोसिस 2 में क्या हुआ, उसमें भी एन रहा। यानी एक तरीके से ये माइटोसिस को रिजेंबल करता है। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक्चुअली में रिडक्शन होता है।
ये चीज़ याद रहे। अब तुमको समझ में नहीं आता अक्सर कि भाई पता नहीं क्वांटिटी कैसे डबल होता है, क्वांटिटी कब होता है डबल और कब नंबर डबल होता है, तो उसका कॉन्सेप्ट तुम यहाँ पर देखो किस तरीके से होता है। देखो एस फेज़ में जो है ऐसा हम लोग का 2 क्रोमोसोम जो है वो रेडी है, ठीक है? ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, ठीक है? अगर ऐसा 2 क्रोमोसोम्स एक साथ रहता है, ठीक है? एक ये क्रोमोसोम, एक ये क्रोमोसोम्स, इसको होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं। M1 के बाद क्या होता है, M1 यानी मेयोसिस 1 के बाद क्या होता है, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होता है, ये स्प्लिट कर जाता है। यानी एक होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ आ गया, एक होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ आ गया। तो हम लोग को साफ-साफ दिख रहा है कि ये जो है स्प्लिट कर गया। अब इसके बाद क्या होता है, ये जो मेयोसिस 2 होता है, इसमें सेंट्रोमेयर स्प्लिट करते हैं, यानी ये जो सेंट्रोमेयर है बीच-बीच का चीज़, ये स्प्लिट कर जाता है और इस तरीके से एक-एक क्रोमैटिड बन जाता है। तो तुमको समझ में आया कि 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल कैसे बनता है? इस मेथड से हाफ डिप्लॉइड डॉटर सेल बन जाता है। मेयोटिक इवेंट्स कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फेजेस। मेयोटिक जो इवेंट्स होता है उसको हम लोग फॉलोइंग फेजेस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया मेयोसिस 1, एक हो गया मेयोसिस 2। मेयोसिस 1 में भी जो नॉर्मल पी मैट होता है वो 1 1 1 आ गया। प्रोफेज 2 में मेयोसिस 2 में भी जो है नॉर्मल पी मैट जो है वो 2 2 2 2 करके आ गया, यानी 2 बार 2 साइकिल होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं ये वाला चीज़, ठीक है? तो अब हम लोग मेयोसिस 1 पढ़ने वाले हैं, ठीक है? जो मेयोसिस होता है उसका 2 पार्ट होता है, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया। तो हम लोग पहले 1 देखेंगे और एक चीज़ याद रहे, जो ये चीज़ याद रहे कि जो प्रोफेज होता है जिससे हम लोग स्टार्ट करते हैं, वो मेयोसिस 1 का जो होता है वो ज़्यादा लॉन्गर होता है, यानी ज़्यादा ड्यूरेशन का होता है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। यानी जो नॉर्मल माइटोसिस था उसका प्रोफेज उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, लेकिन ये जो मेयोसिस 1 है इसका जो प्रोफेज होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और बहुत ज़्यादा लंबा ड्यूरेशन का होता है। तुम देख सकते हो इतना लंबा ड्यूरेशन, इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि एक पेज पूरा भर जाता है। और तुम यहाँ पर देखो ये सब चीज़ छोटा छोटा चीज़ हो जाता है। तो हम लोग प्रोफेज 1 जो है बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। हम लोग इस चीज़ को बहुत ही एलैबोरेट करके पढ़ेंगे क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन आता है और ये पूरा पेज का एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम देख सकते हो, ठीक है? अब हम लोग पढ़ते हैं और इसको क्या किए हैं, हम बैठ के हम पूरा पी वगैरह सारा चीज़ साइड में लिखे हैं और एनालाइज़ किए हैं कि इसमें क्वेश्चन कहाँ से आता है। जब हम पी वगैरह देखें तो हम एक चीज़ गौर किए कि ऐसा कुछ कुछ टर्म्स होता है, ठीक है? जो टर्म्स जिस फेज़ के लिए यूज़ होता है वो फेज़ ही उसका आंसर होता है। यानी कि अगर ये वाला जो तुम बॉक्स देख रहे हो इसके अंदर पूरा लेप्टोटीन पढ़ा है, इसके अंदर पूरा जाइगोटीन पढ़ा है, इसके अंदर पूरा पेकाइटीन पढ़ा है, तो अगर इस बॉक्स में से कहीं भी कोई भी वर्ड यूज़ हुआ एग्जामिनेशन हॉल में, एग्जाम पेपर में, तो उसका आंसर पेकाइटीन ही हो जाएगा। तो हम तुमको इसको कैसे यूज़ करना है हम सिखाते हैं तुमको, इस नोट्स को कैसे यूज़ करना है। तो हम लोग पहले लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। प्रोफेज 1, prophase of the first meiotic division is typically longer and more complex when compared to the prophase of mitosis, जैसा कि हम बताएं. It has been further subdivided into the following 5 phases based on the chromosomal behavior. इसको 5 हिस्सों में बांटा गया है। किस बेसिस पे बांटा गया है? क्रोमोसोमल बिहेवियर के बेसिस पे बांटा गया। क्रोमोसोमल बिहेवियर, उसका आंसर क्या हो गया? एक हो गया लेप्टोटीन, एक जाइगोटीन, एक पैकाइटीन, एक डिप्लोटीन, एक डायकाइनेसिस। इसको याद रखना, ठीक है? सब टीन वाला पहले आ गया, जो बाद में ऑड है वो डायकाइनेसिस वो बाद में आ गया। इसका एग्जाम्पल मतलब इसको याद करना कैसे, LZPDD। हम नहीं सजेस्ट करेंगे कोई मेमोनिक्स बना के याद करो, क्योंकि इन द एंड मेमोनिक्स भी इतना सारा हो जाता है कि फिर उसको भी याद करना पड़ता है। बस ये याद रखना कि लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन है, जाइगोटीन के बाद पेकाइटीन है, और ये दोनों तो तुम बता ही दोगे। पहले टीन वाला डिप्लोटीन आएगा, फिर डायकाइनेसिस आ जाएगा। ये जो क्रोमोसोमल बिहेवियर के बेसिस पे इसको बांटा गया। इसको हम थोड़ा टाइम देके और बहुत ही स्लोली पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और एक एक लाइन अच्छे से तुमको याद हो जाएगा। पहला स्टेज आते हैं लेप्टोटीन में। ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज द क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। यानी लाइट माइक्रोस्कोप में जो क्रोमोसोम होता है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली विजिबल होने लगता है। जैसा कि हम बताएं, क्रोमैटिन जो है वो अनटैंगल फॉर्म में आएगा और क्रोमोसोम कंडेंसेशन बन के कंडेंसेशन होकर क्रोमोसोम्स बन जाएगा। तो वही लिखा है, द कंपैक्शन ऑफ द क्रोमोसोम्स कंटिन्यूज थ्रू आउट लेप्टोटीन। यानी जो क्रोमोसोम कम्पैक्ट होता रहता है वो पूरा लेप्टोटीन में चलता रहेगा। दिस इज फॉलोड बाय द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 कॉल्ड जाइगोटीन। इसके बाद प्रोफेज के बाद प्रोफेज 1 का जो सेकंड स्टेज है जाइगोटीन वो आ जाएगा। तो हम लोग को लेप्टोटीन में क्या याद रखना है कि ग्रेजुअली विजिबल होना स्टार्ट होता है और कंपैक्शन जो है वो कंटिन्यूज होता है। अब एक चीज़ याद रहे कि जो प्रोटीन लेप्टोटीन का जो क्रोमोसोम है उसके लिए एक वर्ड यूज़ किया गया था, थिन थ्रेड्स इन PYQ 2024। तो ये याद रखना कि थिन थ्रेड जो है वो कहाँ पर होता है? लेप्टोटीन में ही होता है। अब आगे बढ़े जाइगोटीन में। ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट्स पेयरिंग टुगेदर।
इस स्टेज में क्या होता है, क्रोमोसोम जो होता है वो साथ में एक पेयर बनाना स्टार्ट हो जाता है, एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड साइनेप्सिस। ये जो पेयर होके जो बनता है, एसोसिएट होता है एक दूसरे से, उसको साइनेप्सिस बोलते हैं। सच पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स। यानी कि ये एक क्रोमोसोम है, और चलो यहाँ तुमको डायग्राम ही में दिखाते हैं, ये एक क्रोमोसोम है और ये एक क्रोमोसोम है। तो ये दोनों दोनों जो है एक दूसरे से पेयर होने लग जाता है, एसोसिएट होने लग जाता है, और इन पेयर को क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। तो यानी समझ में आया कि होमोलोगस क्रोमोसोम कहाँ बनता है, जाइगोटीन में बनता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स ऑफ दिस स्टेज, यानी इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से जो हम लोग देखे, उससे हम लोग को ये पता चला, it indicates that chromosome synapses is accompanied by the formation of a complex structure called synaptonemal complex। इससे हम लोग को ये पता चला कि क्रोमोजोम जो होता है वो साइनेप्सिस जो करता है, उसके बाद मतलब उसके पास क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स भी बनता है। ठीक है, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। साइनेप्स का मतलब ही होता है ऐसा जुड़ा हुआ जो एसोसिएशन होता है ना, उसी को तो साइनेप्स बोलते हैं। तो ये जो साइनेप्टिक मतलब साइनेप्स्ड हुआ वो जो होमोलोगस क्रोमोसोम होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाईवैलेंट बोलते हैं, या नहीं तो टेट्राड बोलते हैं। तुम यहाँ पर देखो, हम बताते हैं तुमको। ये देखो जाइगोटीन है, इसमें क्या होता है, पेयरिंग या एसोसिएशन होता है क्रोमोसोम्स का, जिसको हम लोग साइनेप्सिस बोलते हैं। ये जो पेयर्ड क्रोमोसोम बना उसको होमोलोगस क्रोमोसोम बोलेंगे। और होमोलोगस क्रोमोसोम जो ऐसा होता है उसके बीच में एक क्या होता है, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि जब पेयर हुआ पहले साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बना, तो वो जाइगोटीन में ही बना। अब ये जो साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम है, यानी जो क्या बोलते हैं, ऐसा जुड़ा हुआ पेयर हुआ हुआ होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसको हम लोग बाईवैलेंट बोलते हैं, या नहीं तो टेट्राड बोलते हैं। अब बाई का मतलब दो होता है, टेट्राड का मतलब चार होता है। तो मतलब इसका क्या होता है कि ये जो बाई वैलेंट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दो क्रोमोसोम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक क्रोमोसोम और दो क्रोमोसोम्स। और ये जो टेट्राड है ये एक तरीके से चार क्रोमैटिड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक दो तीन चार, चार क्रोमैटिड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये समझ में आया? कहाँ चला गया? However, these are more clearly visible in the next stage। ये जाइगोटीन में उतना अच्छे से विजिबल नहीं है, ये जो नेक्स्ट स्टेज जो पैकाइटीन आएगा उसमें ज़्यादा विजिबल रहेगा। द फर्स्ट टू स्टेज ऑफ प्रोफेज वन आर रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड कंपेयर टू द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज पैकाइटीन। ये जो पहला दो स्टेप था लेप्टोटीन और जाइगोटीन, ये उतना ज़्यादा लंबा नहीं होता है, लेकिन ये जो पैकाइटीन है ये काफ़ी लंबा होता है। याद रहे, लॉन्गेस्ट नहीं होता है, सबसे लंबा नहीं होता है, लेकिन लेप्टोटीन और जाइगोटीन से ज़्यादा लंबा होता है। पैकाइटिन में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस स्टेज द फोर क्रोमैटिड्स ऑफ ईच बाईवैलेंट क्रोमोसोम्स बिकम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर्स एज टेट्राड। जैसे कि तुमको बताया गया कि क्या क्या होता है, इस स्टेज में तो अच्छे से विजिबल नहीं रहता है, लेकिन अगला स्टेज जो पैकाइटिन होता है, इसके अंदर जो ये बाईवैलेंट या टेट्राड होता है, ये काफ़ी अच्छे से क्या होता है, विजिबल होता है। This stage is characterized by the appearance of recombination nodules at the site of crossing over, at which crossing over occurs। एक साइट होता है जहाँ पर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस होता है। जैसे देखो, क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम जो है, इसका नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, यानी ये मान लो ये जो क्रोमोसोम है, ये वाला क्रोमोसोम है, पर्टिकुलर क्रोमोसोम, इसका ये और ये तो सिस्टर क्रोमैटिड्स है, लेकिन इसका वाला क्रोमोसोम का एक क्रोमैटिड और इसका वाला क्रोमोसोम का एक क्रोमैटिड, ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है। और इन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच एक जगह क्रॉसिंग ओवर होता है, तो वहाँ पर एक चीज़ अपीयर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, हम कहाँ पर लिखे थे इसको, चलो ठीक है, यहाँ पर लिखे थे हम, देखो, रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल अपीयर होता है। तो क्या लिखा है, अब क्या लिखा है, बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। यानी समझ आया, दिस स्टेज का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, स्टेज का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि यहाँ पर अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल होता है। कहाँ पर होता है, एट द साइड विच क्रॉसिंग ओवर अकर, जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है वहाँ पर अकर होता है। क्रॉसिंग ओवर अब कहाँ होता है, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में होता है, ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स में होता है। एक होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर ही होता है, लेकिन दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम में नहीं होगा। अब देखो क्या लिखा है, क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो एन एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस। क्रॉसिंग ओवर ऐसे ही नहीं हो जाता है, उसमें एक एंजाइम भी लगता है। एंजाइम का नाम क्या है, एंड द एंजाइम इन्वॉल्व इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेज। इस एंजाइम को क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेज बोलते हैं। क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू द रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। यानी समझ रहे हो, ये जेनेटिक मटेरियल का वेरिएबिलिटी आएगा। माइटोसिस में था क्या था, सेम जेनेटिक आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट था,
यहाँ पर वैसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर होता है रिकॉम्बिनेशन of the two chromosomes. Recombination between homologous chromosome is completed by the end of pectine. मतलब ये रिकॉम्बिनेशन कब कंप्लीट हो जाता है, तुम समझ रहे? जाइगोटीन में एक साथ पेयर किया, लेकिन पैकाइटिन में मेन चीज़ हो गया, यानी जो मिडिल वाला चीज़ था वहाँ पर मेन चीज़ हो गया। समझ रहा है? एम से याद कर लो, मिडिल में मेन चीज़ हो गया। क्या मेन चीज़ हो गया? क्रॉसिंग ओवर जो है रिकॉम्बिनेशन वो कंप्लीट हो गया बाय द एंड ऑफ पैकाइटिन, लीविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। यानी जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुआ था वहाँ पर क्रोमोसोम जो है एक तरीके से लिंक्ड है। यहाँ पर तुम्हारा क्या चीज़ खत्म हो गया? पैकाइटिन कवर हो गया। अब तुम मेरा नोट्स देखो कैसे हम बताएं इसमें। हम तुमको बोले थे कि कोई भी वर्ड कहीं पर भी दिख जाए, जिसमें दिख जाए वो उसका आंसर हो जाएगा। तुम बोलोगे सर हमको क्वेश्चन में टेट्राड वर्ड दिखा तो हम पैकाइटिन मार दें? नहीं, टेट्राड वर्ड हम कहाँ पर मेंशन किए थे? हम यहाँ पर मेंशन किए थे, बाईवैलेंट या टेट्राड में जाइगोटीन मारना। लेकिन अगर तुमको बोला कि ऐसा कौन सा स्टेज है जहाँ पर बहुत ही डिस्टिंक्ट या क्लियरली अपीयर होगा टेट्राड, तो इसका वहाँ पर मानना पैकाइटिन। समझ में आया? तो तुम इससे कोई भी क्वेश्चन बनाओ, तुमसे हर क्वेश्चन सॉल्व होगा बस ये वाला नोट्स में से। नोट्स तुमको तो मिल ही जाएगा। इसमें क्या होता है, पैकाइटिन में एक रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल बनता है। कहाँ पर बनता है? एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। अब क्रॉसिंग ओवर का कुछ कुछ फीचर्स है वो हम लोग देखते हैं। वो किस में होता है? बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होता है ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इसमें और क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स भी होता है। एक एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है। एंजाइम कौन सा है? रिकॉम्बिनेस एंजाइम है। तो रिकॉम्बिनेशन खत्म कब होता है? कंप्लीटेड एट द एंड होता है। और जो क्रोमोसोम है वो लिंक्ड रहता है कहाँ पर? एट द साइट ऑफ क्रॉस ओवर। यहाँ पर जहाँ पर क्रोमोसोम है वो लिंक्ड है एट द साइट ऑफ क्रॉस ओवर। तो ये पैकाइटिन समझ में आ गया? सिंपल सी बात है, यहाँ पेयरिंग हुआ, यहाँ क्रॉस ओवर कर दिया। अब आते हैं डिप्लोटीन में। द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। यानी डिप्लोटीन का शुरुआत कैसे होता है? डिसोल्यूशन हो जाता है, मतलब कि घुल मिल जाता है, यानी कि यार एक तरह से मतलब वैनिश हो जाता है। क्या वैनिश हो जाता है? साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जो है वैनिश हो जाता है, क्योंकि भाई क्रॉसिंग ओवर तो कंप्लीट हो गया, अब उसका क्या ही काम। एंड द टेंडेंसी ऑफ द रिकॉम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऑफ द बाईवैलेंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। यानी कि जो बाईवैलेंट में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स था वो एक दूसरे से सेपरेट होने का टेंडेंसी आ जाता है उसमें, क्योंकि हम बताए थे ना तुमको यहाँ पर कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो भी सेपरेट होता है, और सेपरेशन वाला काम हमेशा एनाफेज में होता है। अब क्या आ गया? tendency of the recombined homologous chromosomes of the bivalent to separate from each other except at the sites of crossover। यहाँ लेकिन यहाँ पर जहाँ पर क्रॉसओवर होता है, यहाँ पर जो क्रॉसओवर होता है यहाँ पर जो है सेपरेट नहीं होता है। These X shaped structure are called chiasmata। तो ये जो X shaped का स्ट्रक्चर बना है ना, यहाँ पर X shape का स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? X shaped chiasmata बोलते हैं। In oocytes of the some vertebrates, डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स। यानी सबसे ज़्यादा लॉन्ग फेज क्या हो गया? डिप्लोटीन हो गया, क्योंकि कुछ कुछ वर्टिब्रेट्स का जो oocytes होता है उसमें डिप्लोटीन जो है वो महीनों या फिर सालों तक रह सकता है। तो तुमको क्या क्या समझ में आया डिप्लोटीन के बारे में? तुमको ये समझ में आया कि जो बिगिनिंग है वो कैसे होता है? डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, टेंडेंसी ऑफ द रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स, HC मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम्स, टू सेपरेट एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। हर जगह सेपरेट करेगा, क्रॉसिंग ओवर पे सेपरेट नहीं करेगा। एक एक्स शेप्ड का स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम लोग काइजमाटा बोलेंगे, फॉर्म्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। साइट्स में क्या होता है? कुछ वर्टिब्रेट्स का डिप्लोटीन जो है वो महीनों या सालों तक रहता है, जो कि हम लोग को जो डिप्लोटीन है उसको लॉन्गेस्ट फेज बना देता है। ये समझ में आ गया? अब आते हैं फाइनल स्टेज में जिसका नाम है डायकाइनेसिस। प्रोफेज वन, द फाइनल स्टेज ऑफ मेयोटिक प्रोफेज वन इज डायकाइनेसिस। दिस इज मार्क्ड बाय द टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमाटा। यानी काइजमाटा जो है वो टर्मिनल एंड पे चला जाएगा। जब भी तुमको दिखे टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमाटा, हमेशा लास्ट स्टेज होता है, तुम याद कर लेना। टर्मिनल स्टेज में ही टर्मिनलाइजेशन हो जाता है। टर्मिनल मतलब क्या? सबसे एंड वाला स्टेज में। ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस्ड। इस फेज में क्या होता है? क्रोमोसोम जो है वो फुल्ली कंडेंस हो जाता है, क्योंकि हम लोग तो जानते हैं यार प्रोफेज के एंड में सब चीज़ कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है। माइटोसिस में भी सेम चीज़ हुआ था। एंड द मेयोटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम्स फॉर सेपरेशन। अब मेयोटिक स्पिंडल जो है वो भी रेडी होने लग जाता है, असेंबली उसका होने लगता है। क्यों? ताकि वो होमोलोगस क्रोमोसोम को सेपरेट कर सके। हम बताए थे प्रोफेज वन में, एनाफेज वन में क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया? अब देखो क्या है, बाई द एंड ऑफ डायकाइनेसिस, डायकाइनेसिस के एंड में क्या होता है? द न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स। याद है ना प्रोफेज में क्या होता था? न्यूक्लियोलस सारा चीज़, ये सब जो चीज़ होता था, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, ये सब सारा चीज़, ये सब डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता था। तो ये जो डायकाइनेसिस है ये भी तो एक तरह का प्रोफेज का एंड ही है।
तो यहाँ पर भी सब चीज़ क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड द न्यूक्लियर एनवेलप्स ऑल्सो ब्रेक डाउन। डायकाइनेसिस रिप्रेजेंट्स द ट्रांजिशन टू मेटाफेज। यानी डायकाइनेसिस क्या क्या है, डायकाइनेसिस क्या है, ट्रांजिशन टू मेटाफेज 1 है। इसमें क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्माटा होता है, क्रोमोसोम जो होता है वो फुली कंडेंस हो जाता है, म्यूटिक स्पिंडल जो होता है वो असेंबल्ड हो जाता है, और ऐसा असेंबल्ड होता है कि वो एच होमोलोगस क्रोमोसोम को सेपरेशन में काम आता है। एंड जो है इसका मार्क कैसे होता है, इसके अंदर एंड में न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो जाता है और न्यूक्लियर एनवेलप भी ब्रेक डाउन हो जाता है। तुम एक चीज़ देख सकते हो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चीज़ दोनों अलग अलग हो चुका है, समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर जेनेटिक क्रॉसओवर हो चुका है, यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन हो चुका है, दोनों का अलग अलग हो चुका है। इस वाले का जो जेनेटिक मटेरियल है वो इसमें आ चुका है, और इस वाले का जो ये जेनेटिक मटेरियल है वो इसमें आ चुका है। तो इसी से क्या होता है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी आ जाता है। अब मेटाफेज वगैरह करके जल्दी से हटाते हैं। मेटाफेज में आते हैं, द बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट एज यूजुअल। द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। तो इसमें काइनेटोकोर जो है कहाँ से स्टार्ट अटैच होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम में अटैच होता है, क्योंकि इसके अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होगा। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, इक्वेटोरियल प्लेट हो गया, और स्पिंडल जो है वो होमोलोगस क्रोमोसोम पे अटैच हो गया। अब एनाफेज 1 पे आते हैं, क्या होता है एनाफेज 1 में, एनाफेज 1 में तुम्हारा होमोलोगस क्रोमोसोम जो होता है वो सेपरेट हो जाता है, वाइल सिस्टर क्रोमैटिड्स रिमेन एसोसिएटेड एट द सेंट्रोमेयर। तुमको हम बताया था ना, यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम तो भले ही सेपरेट हो गया, लेकिन जो सिस्टर क्रोमैटिड्स था वो अभी भी सेंट्रोमेयर पे जुड़ा हुआ है। अब आते हैं आगे, समझ में आ गया। तो एक तरीके से तुम देख रहे हो यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर हाफ ऑलरेडी हो चुका है, जितना क्रोमोसोम था वो ऑलरेडी आधा आधा बढ़ के अलग अलग सेल में जा चुका है। टीलोफेज 1 में आते हैं, क्या लिखा है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियोलस रीअपियर। जैसे कि टीलोफेज में हमेशा होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और टीलोफेज जो है, सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो है वो रीअपियर कर जाता है। उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है, एंड दिस इज कॉल्ड द डायड ऑफ सेल्स। यानी साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, दो ऐसा ऐसा सेल बन जाता है। हम कहाँ पर तुमको बताए थे डायड ऑफ सेल्स, यहाँ पर देख लो, हम तुमको एक बार बताए थे, यहाँ पर डायड ऑफ सेल्स भी बन जाता है। अब क्या करते हैं, आगे आते हैं। Although in many cases the chromosomes do undergo some dispersion and they do not reach the extremely extended state. कुछ कुछ जगह क्या होता है ना, ज़्यादातर टाइम में क्या लिखा, मेनी केसेस में क्या होता है, क्रोमोसोम जो होता है वो हल्का सा मतलब वापस से टैंगल्ड फॉर्म में, क्रोमैटिन के फॉर्म में हल्का फुल्का आ जाता है, सम डिस्पर्शन टेक्स प्लेस, लेकिन दे डू नॉट रीच द एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट, मतलब एकदम एक्सट्रीम कंडेंसेशन नहीं होता है, थोड़ा बहुत बस हो जाता है। ऑफ द इंटरफेस न्यूक्लियस, the stage between the क्या लिखा है, the stage between the two meiotic division is called the interkinesis and is generally short lived। यानी जब interkinesis क्या होता है, जब मेयोसिस 1 था और मेयोसिस 2 के बीच में जो स्टेज आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। ये जनरली शॉर्ट लिव्ड होता है और इसके अंदर कोई भी तरीका का डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। हम पहले बताए थे कि डीएनए डिवाइड्स ओनली 1 टाइम, लेकिन सेल डिवाइड्स 2 टाइम्स। लिखा है, देयर इज नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाय प्रोफेज 2। प्रोफेज 2 जो कि बहुत ही ज़्यादा मच सिंपलर एज कम्पेयर टू द प्रोफेज देन प्रोफेज 1। यानी कि ये जो है नॉर्मल जो प्रोफेज 1 था उससे ज़्यादा सिंपल होता है। देखो लिखे भी हैं, मच सिंपलर देन प्रोफेज 1, यानी ये प्रोफेज 2 काफ़ी सिंपल होता है। ये जो डायग्राम है इसको हम अभी पढ़ लें कि बाद में पढ़ते हैं, चलो अभी ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। मेटाफेज 1 में क्या होता है, ये प्रोफेज 1 है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मेटाफेज में फिर अलाइन किया नॉर्मल होमोलोगस क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट किया और बाद में डायड ऑफ सेल्स बना दिया। तो ये समझ में आ गया, ये क्या चीज़ है, ये डायड ऑफ सेल्स है। अब क्या होता है, आगे पढ़ते हैं मेयोसिस 2 में। ख़त्म ही कर देते हैं जल्दी से चैप्टर, कुछ छूटा तो नहीं है, बस देख ले जल्दी से। कुछ तो छूटा नहीं है, ये तुम पढ़ लो। क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गया, सिस्टर क्रोमैटिड फिर भी एसोसिएटेड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस रीअपियर हो गया, साइटोकाइनेसिस हुआ, फिर डायड ऑफ सेल्स बन गया, फिर इन मेनी केसेस जो है थोड़ा बहुत डिस्पर्शन होता है, पूरा डिस्पर्शन नहीं होता, ये सब चीज़ तो याद ही रह जाएगा। अब देखो 2026 के रीनेट में यहाँ से क्वेश्चन आया था, क्या लिखा था, meiosis 2 is initiated immediately after the cytokinesis, usually before the chromosomes are fully elongated। यानी क्रोमोसोम्स जब तक मतलब फुल्ली बन नहीं जाता तब उससे पहले ही मेयोसिस 2 स्टार्ट हो जाता है। इन कॉन्ट्रास्ट टू द मेयोसिस 1, मेयोसिस 1 के जैसे नहीं, लेकिन मेयोसिस 2 जो है वो नॉर्मल माइटोसिस को रिजेंबल करता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर इक्वेशनल डिवीजन होता है, ये तो हम तुमको ऊपर भी बताए थे। तो ये वाला चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो मेयोसिस 2 होता है ना, वही नॉर्मल माइटोसिस के जैसा होता है, रिजेंबल माइटोसिस। लिखा है,
द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स, फिर से प्रोफेज आया, फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गया. बाय द एंड ऑफ प्रोफेज 2 द क्रोमोसोम्स अगेन बिकम कम्पैक्ट, क्रोमोसोम्स फिर से बन जाता है. मेटाफेज प्लेट में क्या होता है, एट दिस स्टेज द क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटर एंड द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द ऑपोजिट पोल्स of the spindle attached to the kinetocores of the sister chromatids. यानी सिस्टर क्रोमैटिड्स का जो सेंट्रोमेयर है वहाँ पर फिर से अटैच हो जाता है स्पिंडल फाइबर, फिर से मेटाफेज में फिर से इक्वेटर के पास आ जाता है. अब एनाफेज में हमेशा सेपरेशन होता है. यहाँ पर क्या होता है, इट बिगिन द साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमेयर. इसके अंदर एक साथ साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग होता है सेंट्रोमेयर का. याद रहे सेंट्रोमेयर का जो स्प्लिटिंग है वो एनाफेज 2 में हुआ है. सेंट्रोमेयर का स्प्लिटिंग एनाफेज 2 में हुआ है, और नॉर्मल जो माइटोसिस का था एनाफेज उसमें हुआ था. एनाफेज 1 में नहीं हुआ था क्योंकि वहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम का स्प्लिटिंग हुआ था. ऑफ ईच क्रोमोसोम्स विच वाज होल्डिंग द सिस्टर क्रोमैटिड्स टुगेदर, यानी सेंट्रोमेयर जहाँ पर सिस्टर क्रोमैटिड्स एक साथ जुड़ा हुआ था वो सेपरेट हुआ, अलाउइंग देम टू मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल बाय शॉर्टनिंग ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच्ड टू द काइनेटोकोर. यानी जो साइनोटोकोर, हम कुछ एग्जांपल से तुमको बता देते हैं. यहाँ पर तुम देख लो, कहाँ चला गया, ये देखो, ये वाला जो चीज़ है ना, ये जब छोटा होता रहेगा ना, इतना बड़ा था फिर छोटा हो गया छोटा हो गया, तो ये चीज़ इधर ट्रांसफ़र होता चला जाता है, इधर मूव करने लग जाता है. तो कैसे मूव होता है एनाफेज में, बाय शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर. हम कहीं लिखे भी थे, दिखा दे क्या तुमको, हाँ ये देखो हम लिखे थे, शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर्स एनाफेज में, है ना. अब आगे आ जाते हैं लास्ट पार्ट इसका. ये देखो मेटाफेज 2 में क्या हुआ था कि ये जो दो डायड ऑफ सेल्स बना था, ये भी इंडिविजुअली मेटाफेज प्लेट पे अलाइन हुआ मेटाफेज 2 में, और इसका जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो भी सेपरेट हो गया ऐसे करके, और यहाँ पर हम लोग को इंडिविजुअली 4 टेट्राइड्स ऑफ सेल्स मिल गया. दिस वॉज द स्टेज ऑफ मेयोसिस 2, और उसके पहले वाले फोटो में स्टेज ऑफ मेयोसिस 1 था. टीलोफेज 2 में आते हैं, क्या लिखा हुआ है, मेयोसिस एंड्स विद द टीलोफेज 2. मेयोसिस जो है वो टीलोफेज 2 के साथ एंड हो जाता है, in which the two groups of chromosomes once again get enclosed by a nuclear envelope. इसके अंदर जो दो ग्रुप्स ऑफ क्रोमोसोम होता है वो वापस से न्यूक्लियर एनवेलप में इनक्लोज हो जाता है. साइटोकाइनेसिस follows resulting in the formation of tetrad of cells. यानी इसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है और 4 जो सेल है वो बन जाता है. कैसा 4 सेल, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन जाता है. 2022 का क्वेश्चन था, टेट्राड ऑफ सेल्स बन गया. ये सारा चीज़ समझ में आ गया. अब मेयोसिस तो पढ़ लिए हैं, लेकिन मेयोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है. मेयोसिस का सिग्निफिकेंस ये है, मेयोसिस इज द मैकेनिज्म बाय विच द कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीशीज इज अचीव्ड अक्रॉस जनरेशन ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म. यानी कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में इस मेथड से जो कंजर्वेशन होता है, क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो मेंटेन रहता है. क्रोमोसोम नंबर 2n है तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन भी 2n रहेगा. ऐसा क्यों होता है, ऐसा मेयोसिस की वजह से होता है. यानी हम लोग बोलते तो भले ही हैं कि मेयोसिस जो है वो क्रोमोसोम नंबर कंजर्व करता है, लेकिन अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्रोमोसोम नंबर तो मेयोसिस हाफ करता है, लेकिन बाद में फर्टिलाइज होकर तो रिस्टोर हो ही जाता है. तो वही चीज़ लिखा है, ऑफ ईच स्पीशीज अचीव्ड, ये तो हो गया. इवन दो द प्रोसेस पर से पैराडॉक्सिकली, यानी बोलते कुछ है मीन कुछ करते हैं, रिजल्ट्स इन द रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर बाई हाफ. समझ में आया, मेयोसिस में भले ही हाफ हो रहा है, लेकिन इसका जो मेन चीज़ है वो कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ही होता है. इट ऑल्सो इंक्रीजेज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी, जैसा कि बताया रिकॉम्बिनेशन होकर जेनेटिक वेरिएबिलिटी आता है इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वन जनरेशन टू वन अनदर. वेरिएशंस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन. मतलब थोड़ा वेरिएशन आएगा तभी एवोल्यूशन भी होगा. ये एवोल्यूशन वाला चैप्टर में भी और डिटेल में पढ़ेंगे. तुम शॉर्ट नोट्स एक बार पढ़ लो. कंजर्वेशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, इवन दो द क्रोमोसोम नंबर इज हाफ्ड, लेटर बाद में रिस्टोर हो जाता है. इंक्रीजेज जेनेटिक वेरिएबिलिटी विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन. तो इस तरीके से हम लोग के चैप्टर का भी टीलोफेज आ गया. खैर लेकिन समरी बचा है तो हम लोग इसको भी जल्दी से कंप्लीट कर ले. समरी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा एक छोटा सा चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो समरी पढ़ लेते हैं. अकॉर्डिंग टू द सेल थ्योरी, सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. हर सेल पुराने सेल से बनता है. द प्रोसेस बाय विच the process the process by which this occurs is called cell division. cell division के जरिए से होता है. any sexually reproducing organism starts its life cycle from a single cell called zygote. एक zygote से ही हमेशा अपना लाइफ साइकिल स्टार्ट करता है. सेल डिवीजन डज नॉट स्टॉप विद द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर ऑर्गेनिज्म बट कंटिन्यूज थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल. ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिज्म मैच्योर हो गया तो सेल डिवीजन ही बंद हो गया. उसके अलग अलग सेल्स में सेल डिवीजन अभी भी जारी है. the stages through which the cell passes from one division to the next is called the cell cycle. ये जो स्टेज होता है एक के बाद एक के बाद एक, इसको सेल साइकिल बोलते हैं. सेल साइकिल इज डिवाइडेड इन 2 phases called the interphase and
दो फेज़ में डिवाइडेड होता है। एक इंटरफेज़ होता है जो एक पीरियड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द सेल साइकिल, जो रेस्टिंग फेज़ बोलते हैं। दूसरा फेज़ जो एम फेज़ है, जिसको माइटोसिस बोलते हैं, जिसके अंदर द एक्चुअल पीरियड ऑफ सेल साइकिल, सेल डिवीजन अकर होता है। द इंटरफेज़ इज फर्दर सब डिवाइडेड इंटू G1S एंड द G2। इंटरफेज़ ऑलरेडी G1S और G2 में डिवाइडेड होता है। द G1 फेज़ इज द पीरियड व्हेन द सेल ग्रोज एंड कैरीज आउट नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। इसके अंदर नॉर्मल मेटाबॉलिज्म होता है और सेल ग्रो भी करता है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल डुप्लीकेशन ऑल्सो अकर्स ड्यूरिंग दिस फेज़। ज़्यादातर जो ऑर्गेनल्स होता है वो G1 फेज़ में ही डुप्लीकेट करता है। इस फेज़ मार्क्स द फेज़ ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन ऑफ द क्रोमोसोम डुप्लीकेशन, यानी इसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होता है, क्रोमोसोम का डबल होता है। G2 फेज़ इज द ओनली इज़ द पीरियड ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। G2 फेज़ में साइटोप्लाज्म भी ग्रोथ करता रहता है, बाकी ऑर्गेनल्स वगैरह भी मतलब फॉर्म होता है, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल्स है वो कहाँ फॉर्म होगा? G1 फेज़ में फॉर्म होगा। याद रखना कि माइटोसिस इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 4 स्टेजेस, नेमली प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। PMAT, द क्रोमोसोम कंडेंसेशन अकर्स ड्यूरिंग प्रोफेज। प्रोफेज में जो क्रोमोसोम होता है वो कंडेंस करता है। साइमल्टेनियसली द सेंट्रियोल मूव टूवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स, यानी जो सेंट्रियोल्स होता है वो भी ऑपोजिट पोल्स में जाता है। द न्यूक्लियर एनवेलप एंड द न्यूक्लियोलस डिसअपियर एंड द स्पिंडल फाइबर स्टार्ट अपीयरिंग। धीरे धीरे स्पिंडल फाइबर भी स्टार्ट हो जाता है अपीयर करना। मेटाफेज इज मार्क्ड बाय द अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट द इक्वेटोरियल प्लेट। याद है हमेशा मेटाफेज में क्या होता है? मेटाफेजिक प्लेट में जाके अलाइन हो जाता है। एनाफेज में हमेशा सेपरेशन होता है, द सेंट्रोमेयर डिवाइड्स एंड द रीच द टू ऑपोजिट पोल्स। दो ऑपोजिट पोल्स में रीच कर जाता है। द क्रोमोसोम एलोंगेशन स्टार्ट्स, क्रोमोसोम का एलोंगेशन स्टार्ट होता है। न्यूक्लियस, एक सेकंड, हाँ ये लिखा, वंस द क्रोमैटिड्स रीच द ऑपोजिट पोल। एक बार जब ऑपोजिट पोल्स में रीच कर गया तब क्या होता है? क्रोमोसोम का एलोंगेशन स्टार्ट हो गया। न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो पहले गायब हो चुका था वो वापस से रीअपियर कर गया। इस स्टेज को हम लोग टीलोफेज स्टेज बोलते हैं, जो कि एंड में आता है। न्यूक्लियर डिवीजन इज देन फॉलोड बाय द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। न्यूक्लियर के बाद साइटोप्लाज्म में डिवाइड करता है एंड इसको साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। माइटोसिस थस इज द इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस इसलिए इक्वेशनल डिवीजन है क्योंकि इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर ऑफ द पेरेंट इज कंजर्व्ड इन द डॉटर सेल। सेम होता है दोनों में। इन कॉन्ट्रास्ट द माइटोसिस, म्योसिस अकर्स ओनली इन द डिप्लॉयड सेल्स। म्योसिस जो होता है वो हमेशा डिप्लॉयड सेल्स में होता है, विच इज डेस्टिन्ड टू फॉर्म गैमीट। ऐसा ही डिप्लॉयड सेल में होता है जिसके किस्मत में कह दिया गया है कि तुम आगे जाके गैमीट बनोगे। हर सेल में नहीं होता। तुम्हारे हाथ के सेल में क्या गैमीट बन जाता है? नहीं ना। कुछ स्पेसिफिक सेल्स होता है, मेगा कैरियोसाइट्स या कुछ उसका नाम होता है, वहाँ पर बनता है। इट इज कॉल्ड द रिडक्शनल डिवीजन सिंस इट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ व्हाइल मेकिंग द गैमीट्स। क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हेन द टू गैमीट फ्यूज, क्रोमोसोम नंबर इज रिस्टोर्ड टू द वैल्यू ऑफ द पैरेंट। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो क्रोमोसोम नंबर रिस्टोर हो जाता है। म्योसिस इज डिवाइडेड इन 2 फेजेस। इसको 2 फेज में बांटा गया है, एक हो गया म्योसिस 1 और एक हो गया दूसरा म्योसिस 2। इन द फर्स्ट म्योटिक डिवीजन होमोलोगस क्रोमोसोम में पेयर होता है दोनों एंड बाइवैलेंट बनाता है एंड अंडर गोज क्रॉसिंग ओवर। फिर उसके बाद क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। याद है ना, पेयर बनाया फिर क्रॉसिंग ओवर हो गया। ये 2 स्टेज भी था। म्योसिस 1 जो होता है हैज़ अ लॉन्ग प्रोफेज, इसके पास काफ़ी लंबा प्रोफेज होता है। इतना लंबा होता है कि भाई एक पूरा का पूरा पेज हम लोग को एग्जाम में पढ़ना पड़ता है। विच इज़ डिवाइडेड फर्दर इंटू 5 फेजेस। इसको 5 हिस्सों में बांटा गया है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ड्यूरिंग द मेटाफेज 1 द बाइवैलेंट अरेंज इन द इक्वेटोरियल प्लेट। मेटाफेज में बाइवैलेंट जो होता है वो इक्वेटोरियल प्लेट में आ जाता है। दिस इज फॉलोड बाय द एनाफेज 1, जिसके अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होता है और दोनों ऑपोजिट पोल्स में चला जाता है विथ द बोथ क्रोमैटिड्स, यानी दोनों क्रोमैटिड्स के साथ चला जाता है। ईच पोल रिसीव्स हाफ द क्रोमोसोम नंबर। दोनों पोल्स के पास हाफ नंबर आ जाता है ऑफ द पेरेंट सेल, यानी कि म्योसिस 1 में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो चुका। इन टीलोफेज 1 क्या होता है? द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियोलस रीअपियर, वापस अपीयर हो जाता है। म्योसिस 2 इज सिमिलर टू दैट ऑफ माइटोसिस, ये पहले भी बताए हैं। ड्यूरिंग एनाफेज 2 द सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट। यहाँ पर सेंट्रोमेयर टूटता है, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होता है। थस एट द एंड ऑफ द म्योसिस 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड, यानी 4 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म हो जाता है। ऐसे गलत लिख देंगे, ऐसे कर दो, ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक्सरसाइजेस भी जल्दी से देख लेते हैं, बहुत ईजी है इसका एक्सरसाइज। लिखा है कि व्हाट इज द एवरेज सेल साइकिल स्पैन फॉर अ मैमेलियन सेल? 24 घंटा। डिस्टिंग्विश साइटोकाइनेसिस फ्रॉम कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस जो होता है वो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है और कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियर का डिवीजन होता है, न्यूक्लियस का बेसिकली। डिस्क्राइब द इवेंट्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग इंटरफेज। इंटरफेज में G1S और G2 आता है। व्हाट इज G0? क्वाइसेंट फेज क्या होता है? एक तरह का रेस्टिंग स्टेज होता है, ठीक है ना, जिसके अंदर इनएक्टिव स्टेज इसको करना होगा। ये रेस्टिंग नहीं होगा, इसका आंसर इनएक्टिव स्टेज होगा। इसको लिख देते हैं जल्दी से, ठीक है। इनएक्टिव स्टेज हो गया। अब आओ वापस। वाई इज माइटोसिस कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन? क्योंकि क्रोमोसोम नंबर सेम होता है।
नेम द स्टेज ऑफ द सेल साइकिल एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर। क्रोमोजोम नंबर जो है, क्रोमोजोम जो है स्पिंडल इक्वेटर पे कहाँ मूव करता है, मेटाफेज में करता है। क्रोमोजोम स्प्लिट, सेंट्रोमेयर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट, ये एनाफेज में होता है। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहाँ होता है, जाइगोटीन में होता है। याद है जाइगोटीन में क्या होता था, पेयरिंग। और क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता था, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहाँ होता था, पैगाइटीन में होता था, जो कि प्रोफेज 1 का पार्ट है। इन दोनों चीज़ को डिस्क्राइब करने बोला है, बोल रहा है साइनाप्सिस बताओ। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम को साइनाप्सिस बोलते हैं। बाइवैलेंट किसको बोलते हैं, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जो साइनाप्सिस के बाद बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइवैलेंट बोलते हैं। कायस्मेटा क्या होता है, एक्स एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस करता है। क्या लिखा है, हाउ डज साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल डिफर फ्रॉम द एनिमल सेल्स। देखो एक में सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है और एनिमल्स में फरो फॉर्मेशन होता है। लिखा है फाइंड एग्जांपल्स वेयर 4 डॉटर सेल्स फ्रॉम द म्योसिस आर इक्वल इन साइज वेयर दे आर फाउंड अनइक्वल इन साइज। देखो जो डॉटर क्रोमोसोम बनता है, सॉरी डॉटर सेल्स जो बनता है ना 4, वो कहीं कहीं पर इक्वल बनता है और कहीं कहीं पर अनइक्वल बनता है। इक्वल कहाँ बनता है, वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में इक्वल बनता है, और जो ऊजेनेसिस होता है वहाँ पर क्या बनता है, अनइक्वल बनता है। ठीक है, तो यानी कि इक्वल कहाँ बन गया, ऊजेनेसिस में, और अनइक्वल कहाँ बन गया, सॉरी उल्टा लिख दिया हम। चलो हम इसको तुम्हारा पीडीएफ जब देंगे तब हम उसको लिख देंगे अच्छे से, ठीक है ना। अनइक्वल जो है ऊजेनेसिस में होता है क्योंकि वहाँ पर एक ओवम बनता है और 3 छोटा छोटा पोलर बॉडी बनता है, यानी अनइक्वल बन गया। अब आते हैं डिस्टिंग्विश एनाफेज ऑफ माइटोसिस फ्रॉम एनाफेज ऑफ म्योसिस। एक में सेंट्रोमेयर स्प्लिट करता है, एक में होमोलोगस क्रोमोसोम स्प्लिट करता है। लिस्ट द मेन डिफरेंसेस बिटवीन माइटोसिस एंड म्योसिस। एक में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, एक में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। सिग्निफिकेंस ऑफ म्योसिस क्या है, जेनेटिक वेरिएशन लेके आता है। डिस्कस विद योर टीचर अबाउट, टीचर मेरे से मत डिस्कस कर लेना, हम अभी बता देते हैं तुमको। हैप्लॉइड इंसेक्ट्स एंड लोअर प्लांट्स वेयर सेल डिवीजन अकर्स। कहाँ पर होता है, माइटोसिस जो होता है वो होता है उसमें, क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड इंसेक्ट्स और प्लांट्स में। और कुछ कुछ हैप्लॉइड प्लांट्स जो हैप्लॉइड सेल्स जो होता है हायर प्लांट्स में, वहाँ पर सेल डिवीजन जो होता है वो नहीं होता है, जैसे कि साइनरिचिड्स हो गया, एंटीपोडल हो गया, एंडोस्पर्म हो गया। ये सब खैर आगे में पढ़ने का चीज़ है, तो इसलिए उतना इंपॉर्टेंस मत दो इसको। लिखा हुआ है देयर कैन देयर बी माइटोसिस विदाउट डीएनए रेप्लिकेशन इन एस फेज। नहीं, जब तक आपका एस फेज में डबल हुआ ही नहीं है डीएनए तब तक माइटोसिस होगा ही नहीं। कैन देयर बी डीएनए रेप्लिकेशन विदाउट सेल डिवीजन, क्या डीएनए रेप्लिकेट कर सकता है विदाउट सेल डिवीजन, हाँ कर सकता है। बाद में सेल डिवीजन नहीं किया, लेकिन उसके पास क्या हो गया, एंडो पॉलीप्लॉइडी, यानी पॉली मतलब बहुत ज़्यादा, मल्टीपल, और प्लॉइडी मतलब इसके पास मल्टीपल 3n 4n इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये पॉसिबल है, लेकिन इसका ऑपोजिट पॉसिबल नहीं है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, एनालाइज द इवेंट्स ड्यूरिंग द स्टेज एवरी स्टेज ऑफ सेल साइकिल एंड नोटिस हाउ द फॉलोइंग टू पैरामीटर्स चेंज। यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे कैसे चेंज करता है और अमाउंट कैसे चेंज करता है। ये हम पेज 122 में एक टेबल दे दिए थे, ये वाला अनियन वाला टेबल था, एक दिखा देते हैं एक बार। ये टेबल के अंदर हम पूरा क्रोमोसोम का नंबर और क्रोमोसोम का क्वांटिटी जो अमाउंट होता है वो भी डिस्कस किए, वो पढ़ लेना। ये पीडीएफ तुमको मिल जाएगा, ठीक है। और क्या करना है, तुम लास्ट में देखो टेलीग्राम वगैरह फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम वगैरह फॉलो कर लेना, और डिस्क्रिप्शन या पिंड मैसेज देख लेना, अगर हमको कुछ एक्स्ट्रा बोलना हो तो हम इसमें बता देंगे। और ये रिवीजन, ये जो नोट्स है इससे पढ़ना, स्टडी एंड रिवाइज दीज नोट्स फॉर बेटर रिटेंशन। अब ये नोट्स को तुम एक बार फिर से पढ़ लिया ना, तुमको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। ये मतलब इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। तुम बच्चा लोग क्या करता है ना, बच्चा लोग टीचर से एक पढ़ता है, फिर उसके बाद जो है अपना नोट्स एनसीईआरटी से पढ़ता है, एंड में आते आते ये वाला नोट्स का कोई काम नहीं रहता, सिर्फ एनसीईआरटी पे स्टिक हो जाता है। तो क्यों ना मेरे पास एक ऐसा एनसीईआरटी हो जिसमें से ही हम पढ़ाई किए हों, उसमें ही सारा नोट्स लिखा हो। तो यानी एक किस्म का ये काफ़ी अल्टीमेट चीज़ है, ठीक है ना। इससे पढ़ाई करो, और चलो मिलते हैं, सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन बाय बाय।